हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आप सभी को? गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? बढ़िया। ओके। सो हाँ, हमारा अध्याय चल रहा था कौन सा? विकास। आज हमें इसे समाप्त करना है, इस विकास चैप्टर को। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाई थी, माफ करिएगा, सॉरी। मेरे पास कोई तरीका नहीं था आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, कोई जरिया नहीं था, नहीं तो नोटिफिकेशन तो आ नहीं पाता इस तरीके से। सो कल क्लास नहीं हो पाई थी बेटा। चल, जरूरी काम पड़ गया था, इस वजह से कहीं बीच में फंस गया था। कोशिश पूरी करी थी आने की, लेकिन आ नहीं पाया था बेटा। ठीक है जी। ओके। क्या है नंबर है? सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। राज, आपको याद करिए, मैंने क्लास में भी समझाया था ये वाली चीज। एक चारगाफ का नियम है और एक क्षार अनुपात है। चारगाफ के नियम में हम किसका रेशो लेते हैं? a प्लस जी डिवाइड बाय टी प्लस सी। लेकिन क्षार अनुपात में हम क्या देखते हैं? क्षार का अनुपात एडेनिन थायमिन से जुड़ रहा है, यानी एटी डिवाइड बाय जी सी इज इक्वल्स टू जाति विशिष्ट होता है। तो a प्लस टी डिवाइड बाय जी प्लस सी या सी प्लस डी, ये क्या होता है? क्षार का अनुपात, जो अलग अलग जातियों के लिए विशिष्ट होता है। क्लास में पढ़ाया हुआ है दोस्त ये वाली चीज। एक क्वेश्चन में, टेस्ट में एक क्वेश्चन जो था जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए था, वहां पर न्यूक्लियोटाइड आ रहा था। वो सिर्फ एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, बाकी सारे क्वेश्चन सही थे। मैंने सारे क्वेश्चन चेक करके दे रहा हूं, इस बार ज्यादा मिस्टेक्स नहीं हो रही। आप पिछले कई टेस्ट से आप देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी। ये वाला क्वेश्चन जिसको नहीं आया था, जैसे अनीस खान ने पूछा, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया सर, इसमें 153 होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था और कई बच्चों ने मिस्टेक करी थी। मैं एक बार खाली जगह देख लूं, अगर खाली जगह हो। बस देखो भैया, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें लिखा होता है एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 50 अमीनो अम्ल का कोडिंग करता है, तो किसी सिस्टोन में न्यूनतम न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन भी भेजा था ये वाली चीज, है ना? क्या कि सर एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 50 अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला है पॉलीपेप्टाइड की, तो उसके लिए सिस्टोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? तब आप मुझे बताइए, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, और हम जानते हैं कि 50 अमीनो एसिड के लिए, सिंपल सी बात है, एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना। एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 50 अमीनो एसिड के लिए 150 न्यूक्लियोटाइड होंगे। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब ये 150 न्यूक्लियोटाइड किस पे होंगे? सर आरएनए में। अरे ये न्यूक्लियोटाइड किस में है? एमआरएनए में है। लेकिन क्वेश्चन में क्या तेरे से एमआरएनए पूछा? नहीं, डीएनए पूछा। अब 150 न्यूक्लियोटाइड हैं एमआरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। लेकिन तेरे से क्वेश्चन में एमआरएनए थोड़ा ना पूछा है, तेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिस्टोन। सिस्टोन किसका भाग है? डीएनए का। तो अगर एमआरएनए पर 150 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये एमआरएनए है जिसमें ऐसे करते 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 150 न्यूक्लियोटाइड हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड, एक कोडोन होता है 50 अमीनो एसिड के लिए, 50 कोडोन है। एक कोडोन जो है 3 न्यूक्लियोटाइड का है, तो 50 कोडोन 150 न्यूक्लियोटाइड। लेकिन मेरे बाबू ये तो एमआरएनए पर है, तेरे से क्वेश्चन में पूछा है डीएनए, तो डीएनए में कितने हो जाएंगे? सोच, 150 अगर यहां पर हैं तो 150 यहां पर भी तो होंगे, तो टोटल कितने हो गए सर? 300। तो 300 क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड हो गए। कितने हो गए? 300 क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड हो गए। तब अब यहां पर 50 अमीनो एसिड के लिए है। अब बात आ रही इसमें फर्स्ट अमीनो एसिड जो होगा वो तो होगा एयूजी। फर्स्ट अमीनो एसिड जो होएगा वो मिथियोनिन होएगा, और मिथियोनिन के लिए कोडोन कौन सा हो गया? एयूजी हो गया एमआरएनए पर, है ना। अब इसके लिए जो डीएनए जो होएगा उसमें टेम्पलेट और कोडिंग पर क्या होएगा सर? कोडिंग पर ए टी जी होएगा।
और यहां पर TAC होएगा। ठीक, अब मुझे बताओ, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब 50 अमीनो एसिड के बाद में प्रोसेस को रोकना है। रोकने के लिए कहीं ना कहीं mRNA पर लास्ट में 3 नाइट्रोजन क्षार UAA या UAG या UGA होएगा। अब उसके लिए कहीं ना कहीं इस डीएनए पर 3 नाइट्रोजन क्षार यहां पर ये भी तो होंगे। अगर ये टेम्पलेट है, अगर ये टेम्पलेट है तो TA होगा और यहां ATT होगा, यानी 6 और नाइट्रोजन क्षार हो गए, यानी 6 न्यूक्लियोटाइड और हो गए। तो स्टॉप कोडोन के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। भाई ये 50 अमीनो एसिड के बाद प्रोसेस को रोकना भी है, तो आपके पास कहीं स्टॉप कोडोन भी होना चाहिए। स्टॉप कोडोन अगर यहां पर है mRNA पर 3 नाइट्रोजन क्षार, इन 150 न्यूक्लियोटाइड के अलावा 3 न्यूक्लियोटाइड अतिरिक्त चाहिए प्रोसेस को रोकने के लिए, 3 है ना। तो इन 3 के लिए टोटल 6 न्यूक्लियोटाइड किसमें होंगे, डीएनए में। तो 6 न्यूक्लियोटाइड और हो गए, तो टोटल कितने हो गए सर, 306 हो गए। ये था ये क्वेश्चन 306। ठीक है जी, डर मेरे भाई, समझ में आ गया नीस, क्लियर है। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे सर जी, आपको भी बेटा। अरे तूने तो संविधान दिवस पूरा जोरों शोरों से मना दिया मेरे भाई। कौन है, चंदन कुमार। हाँ भैया, क्या पूछना है सर, ये डाटा दो। क्या डाटा दूं? द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक्स द स्ट्रक्चरल जीन इन द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड। भाई ये क्लास देखो अमन ड्रॉप, ये क्लास में जब पढ़ाया ना तो प्लीज क्लास देखा करो। तुम वापस से वही कहानी करते हो ना, तुम टीचर स्लाइड उठाते हो और स्लाइड उठाने के बाद खुद पढ़ने लग जाते हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि क्लास को जरा देख लें फास्ट स्पीड पे। देखा तुमने है कहां पर है, ये सारा बताया था तेरे को कि ये 5' एंड 3' एंड ये सारी चीज बताई थी यहां पर कि अगर ये स्ट्रक्चरल जीन है तो इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर 5' सिरे पर कौन होएगा सर 5' सिरे पर टर्मिनेटर होएगा और 3' सिरे पर कौन होएगा भैया, हमारा उन्नायक होएगा स्ट्रक्चरल जीन में। अब किस रिस्पेक्ट में सर, टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में होता है ये। हाँ भाई, चलो आगे बढ़े बेटा, आइए। आगे बढ़ते बेटा यहां पर। और हम यहां पर चैप्टर पढ़ रहे थे विकास, और इस विकास चैप्टर को आज मुझे समाप्त करना है। तो आइए, कहां तक पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, विकास का संक्षिप्त विवरण हम देख रहे थे। विकास का संक्षिप्त विवरण जब हम देखते हैं तो उसमें हमने अभी तक कुछ बिंदु पढ़ लिए थे। कौन कौन से बिंदु पढ़ लिए थे? सबसे पहले बिंदु, प्रथम कोशिकीय स्वरूप 2 बिलियन वर्ष पूर्व यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व आए थे। अजैविक कार्बनिक पदार्थों से या वृद्ध अणुओं से मिलकर प्रथम कोशिकीय झिल्ली के स्वरूप तैयार हुआ था। कैसे हुआ हम नहीं कह सकते, अभी अज्ञात कारण है, हम कुछ कह नहीं सकते। एनसीईआरटी हमने कुछ एकल कोशिकीय जीवों ने ऑक्सीजन मुक्त करी थी, जैसे प्रकाश संश्लेषण में होता है। धीरे धीरे एकल कोशिकीय जीव से क्या बने थे, बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी। ये डाटा था, ये सीधा सीधा याद रखना था जो हमने बोला था। लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व क्या आए थे, अकशेरुकी प्राणी आए थे, इन्वर्टिब्रेट्स आए थे। 350 मिलियन वर्ष पूर्व जबड़े रहित मछलियों की उत्पत्ति हुई थी। 320 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्री खरपत यानी कुछ पादप जैसे जीव इस पृथ्वी पर जल में आ चुके थे, जैसे लाल शैवाल, भूरी शैवाल। प्रथम स्थलीय जीव जो आए थे वो कौन थे, पादप थे। हालांकि प्राणी पहले आ गए थे पादपों से, लेकिन पादप पहले पहुंचे थे स्थलों पर, एनिमल्स लेट आए थे। जब ये 350 मिलियन वर्ष को जब जबड़े रहित मछलियों की उत्पत्ति हुई थी, तो उसी टाइम पर कुछ ऐसी मछलियों की भी उत्पत्ति हुई है जिनके पंख जो थे कैसे थे, बहुत मजबूत थे, जो उन्हें धरती पर आने ले जाने में हेल्प कर रहे थे। अब ये फीचर्स जो है, ये फीचर्स रिस्पॉन्सिबल थे आगे चलकर किसकी उत्पत्ति करने के लिए, एम्फीबियंस यानी उभयचरों की। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जिसको ऐसा माना जाता था कि वो विलुप्त हो चुकी है, जिसका नाम है सिलाकेंथ। ये जो मछली जो थी, ये ऐसा माना गया कि ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये मिली।
ये जो मछली जो थी इसको हम लोबेफिन्स बोलते हैं। लोबेफिन्स वो प्राणी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वो जीव जो वर्तमान में जो उभयचर है उनके पूर्वज कहलाते हैं। कौन? लोबेफिन्स। जैसे वर्तमान में अगर उभयचरों की बात करें तो फ्रॉग्स और सैलामेंडर, सराट जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल छिपकली के जैसा होता है, तेजी से भागती है। कौन? सैलामेंडर। उभयचर जो है आगे चलकर किसमें उत्पन्न हुए? सर सरीसृपों में उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि जब धीरे धीरे स्थल पर आना है और सूर्य का प्रकाश अगर पड़ना है तो अंडे के जो कवच है वो मोटे होने चाहिए। तो धीरे धीरे किसकी उत्पत्ति हुई? सर उभयचरों से सरीसृपों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अगले 200 मिलियन वर्ष तक सरीसृपों का प्रभावी काल था, यानी 350 से लेकर अगले 200 मिलियन वर्ष तक। इस टाइम तक क्या था? रेप्टाइल्स जो थे भरमार संख्या में थे। इस दौरान और क्या क्या उत्पन्न हुए? सर पर्ण भी आई, यानी फर्न्स भी आए थे, यानी टेरिडोफाइट्स की भी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। और बड़े बड़े टेरिडोफाइट्स यहां पर उत्पन्न हुए थे, जो धीरे धीरे समय के साथ क्या होते गए? नष्ट होते गए। और उनके क्या बने? सर जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें मिलते हैं, जैसे कोयले के रूप में मिलते हैं, जो इतने मिलियन वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। यहां तक हम लोगों ने 12 बिंदु पढ़ लिए थे और जाते जाते मैंने 13वां बिंदु आपको यह बताया था कि ये जो काल जो था, इस टाइम पर सरीसृप बहुत ज्यादा थे। इस टाइम पर सरीसृप जो थे कुछ बड़े भी थे, छोटे भी थे। जो बड़े थे वो तो स्थल पर थे, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? डायनासोर्स बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे छोटे भी थे जो इन बड़ों के प्रकोप के कारण किसमें चले गए? सर पानी में चले गए बचने के लिए। अब जब वो पानी में चले गए तो मछली जैसे लक्षण दिखाने लगे, जैसे इक्थियोसॉरस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्थियोसॉरस जो है वो कौन है? वो ऐसे सरीसृप थे जो मछलियों के गुण दिखाते थे, जो पानी में चले गए थे। क्यों चले गए थे? ये रीजन हमारी एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन किया है। हाँ, ये जरूर बताया है कि कुछ रेप्टाइल्स, कुछ सरीसृप जो हैं वो कहां चले गए थे? पानी में चले गए थे और मछलियों जैसे गुण दिखाने लग गए थे। जैसे एक एग्जाम्पल बता रखा है इक्थियोसॉरस। और जो धरती पर थे, जो स्थल पर थे, वो बड़े बड़े आकृति के थे। कौन? डायनासोर्स। यहां तक की बात हम लोगों ने करी थी। यहां तक की बात हम लोगों ने करी थी। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है बेटा? यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था परसों के लेक्चर में। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ मेरे भाई अनीस खान, चलें आगे। चलें आगे, चलो जी। अब कुछ बिंदु है जो मैं ऑलरेडी लिख कर लाया हूं। सर क्यों? मैं ही लाया हूं अभी क्लास होने से जस्ट 15 मिनट पहले, ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए और हम कवर कर लें। बस इतनी सी बात है। जो चीज मैंने आपको बोली है बस वो लिखी हुई है, मैंने ही लिखी है दोस्त। यहां पर कुछ सरीसृप वापस जल में चले गए थे। यही बात करी अभी हमने कि कुछ सरीसृप थे जो वापस जल में चले गए थे और मछली जैसे सरीसृपों में उत्पन्न हुए थे। कितने वर्ष पूर्व पहले? सर 200 मिलियन वर्ष पूर्व पहले। एग्जाम्पल बता रखा है इक्थियोसॉरस। इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बताई। बस इतना, एक वर्ष नहीं बताया था, माफ करना। ये वर्ष भी याद रखना, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो थे ये पानी में चले गए थे कुछ सरीसृप, और मछली जैसे सरीसृपों में क्या हुए थे? प्रकट हुए थे। ठीक है जी। अब जो स्थल पर जो सरीसृप थे वो कौन थे भैया? डायनासोर्स थे। जो स्थल पर सरीसृप जो थे वो कौन से थे? जो स्थल पर थे वो डायनासोर। जो चीज यहां पर लिखी थी, जो समझाई थी, वही की वही चीज यहां पर लिखी हुई है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब इधर देखिएगा, सबसे बड़ा डायनासोर जिसके जिसके दांत बहुत नुकीले माने जाते हैं, है ना, जो सबसे बड़ा डायनासोर जिसके ऊपर मूवीज भी बनी है, जिसका नाम है टी-रेक्स, जिसके ऊपर एक मूवी बनी थी जुरासिक पार्क, अगर आपने नाम सुना हो तो टी-रेक्स जो है ये कौन है? टी मतलब टायरेनोसोरस। कौन है ये? टायरेनोसोरस रेक्स। ये कौन है? सबसे बड़ा डायनासोर है, लगभग 20 फुट लंबा डायनासोर है। सर हमें कैसे पता लगा? हमें इसके क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। तो हम चाहे तो साथ साथ देख भी सकते हैं, जो चीज यहां पर देखने लायक होगी वो भी देख सकते हैं। ठीक है जी।
इस प्रकार के ये डायनासोर्स हुआ करते थे। इसके हम जीवाश्म देख लेते हैं एक बार। टायरानोसॉर्स फॉसिल्स, टी-रेक्स के जो फॉसिल्स जो हैं वो इस प्रकार के हमें बरामद हुए हैं। आई होप आपने कभी ना कभी, सर इसकी नाक, अरे बेटा गलती से बोल दिया ना शालिनी, इसकी आप देख सकते हैं इसके जो फॉसिल्स जो हैं, इसके जीवाश्म अगर देखेंगे, भाई देख के ही डर नहीं लग जाएगा क्या है? और सोचो अगर ये सामने आ जाए, सोचो क्या हालत हो जाए। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात है, यहां से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, सबसे बड़ा स्थलीय सरीसृप जो माना जाता था, मतलब माना जाता है जिसके फॉसिल्स मिले, वो कौन है? टायरानोसॉरस रेक्स। 20 फुट लंबा ये हुआ करता था। ठीक है जी, यहां तक कि ये 14 पॉइंट्स क्लियर है, यहां तक कि ये 14 पॉइंट्स क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलें आगे, डन, आगे बढ़े। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो डायनासोर जो स्थल पर रह रहे थे और जो जल में भी गए, धीरे धीरे ये क्या होने लगे? विलुप्त होने लग गए। क्या होने लगे? खत्म होने लगे इस पृथ्वी से। कितने वर्ष पूर्व? इस पृथ्वी पर 65 मिलियन वर्ष पूर्व, याद रखना कितने? 65 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन ईयर्स एगो, डायनासोर्स जो हैं वो क्या होने लग गए थे सर? विलुप्त होने लग गए थे। कौन एक्सटिंक्ट होने लग गए? जो डायनासोर्स जो हैं वो क्या होने लग गए सर? विलुप्त होने लग गए। ऑब्वियसली दिमाग में यही प्रश्न आता है कि सर ये विलुप्त क्यों हुए, है ना? यही आएगा ना दिमाग में प्रश्न कि सर ये विलुप्त क्यों हुए। कितने बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आता है? हाँ जी, कितने बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सर ये कैसे विलुप्त हुए? कोई बच्चा है जिसके दिमाग में आ रहा है कि सर ये कैसे विलुप्त हुए? आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो भोंदू मेरे को एक बात बताओ, तुमसे एनसीईआरटी पढ़कर नहीं आई जाती है क्या? हैं सर, उल्का गिरा होगा, एस्टेरॉयड गिरा होगा, तुम में से कोई एनसीईआरटी पढ़कर आया है? हैं? पढ़ते लिखते हो कि नहीं पढ़ते लिखते हो? मैं तो ये देख रहा था। तुम्हारे दिमाग में ये अगर प्रश्न आ रहा है कि डायनासोर विलुप्त कैसे हुए, इसकी विलुप्ति के 2 कारण बताए हैं हमारी एनसीईआरटी ने। पहला तो ये बताया कि हम कुछ कह नहीं सकते कैसे विलुप्त हुए। दूसरा, अवधारणा ऐसा कि वातावरण में यानी जलवायु में क्या हुए हैं सर? परिवर्तन हुए। अब वो परिवर्तन कुछ भी हो सकते हैं, अब वो प्राकृतिक चयन भी हो सकता है, उल्का पिंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है, पहली बात। दूसरा, कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये डायनासोर जो है ये पक्षियों में कन्वर्ट हो गए। किसमें बदल गए? पक्षियों में बदल गए थे, ऐसा भी मानना है। लेकिन सबसे सॉलिड प्रमाण हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है। बताऊं मैं आपको, सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च का जो रिजल्ट हमें मिला है मेन, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ये मानते हैं डायनासोर की विलुप्ति का कारण क्या? टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म जो है उनकी अत्याधिकता इस पृथ्वी पर, उनकी अत्याधिकता इस पृथ्वी पर, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म की अत्याधिकता इतनी ज्यादा हो गई थी, ऐसा मानना है। ठीक है, ऐसा बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म इतने ज्यादा इस पृथ्वी पर बढ़ गए थे कि धीरे धीरे रहने का स्थान नहीं मिल पा रहा था। किसको? आपके इनको, किसको? डायनासोर्स को खाने का स्थान नहीं मिल पा रहा था, खा नहीं पा रहे थे, रह नहीं पा रहे थे। इस वजह से धीरे धीरे ये क्या होते गए? विलुप्त होते गए। हालांकि हमारी एनसीईआरटी ऐसा कुछ नहीं कह रही है। हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ये पक्षियों में बदल गए थे। हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि वातावरणीय जलवायु में परिवर्तन हुआ जिस वजह से ये विलुप्त हो गए। एक बच्चे ने पूछा सर कौन से पक्षी में? हमारी एनसीईआरटी ने कोई पक्षी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन हां कई बार जब हम बुक्स पढ़ते तो एक पक्षी का नाम आता है जिसका नाम आता है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है
जिसके जीवाश्म मिले और उससे ये पता लगता है कि ये था तो कौन, एक सरीसृप ही था, लेकिन कैसा था, उड़ने वाला सरीसृप था। कैसा सरीसृप था, उड़ने वाला सरीसृप था, जिसके अंदर पंख भी थे, जिसके अंदर पंख भी थे, ठीक है, और जिसके चोंच भी थी और चोंच के अंदर दांत भी थे। पक्षियों में दांत नहीं होते, चोंच होती है, इसमें चोंच के साथ दांत भी थे। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स जो था, इसके अंदर रेप्टाइल्स के गुण भी थे और बर्ड्स के गुण भी थे। तो ऐसा माना जाता है कि डायनासोर धीरे 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 किसमें बदलते गए, पक्षियों में बदलते गए। कुछ का ये मानना है कि डायनासोर्स की विलुप्ति का कारण जलवायु या वातावरण में परिवर्तन है। तो बेटा जितना है उतना सफिशिएंटली याद करिएगा। पीएचडी अगर आपको करनी हो तो भैया आप पहले ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद में पीएचडी करिएगा अगर करने का मन है। बाकी अगर फोकस आपका नीट पर है तो इतना याद रखना जो यहां पर लिखा हुआ है, क्या कि 65 मिलियन वर्ष पूर्व कौन विलुप्त हो गए थे सर, डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। दो कारण माने जाते हैं विलुप्ति के, एक तो वातावरण वे जलवायु में परिवर्तन एक कारण ये माना जाता है, दूसरा कारण ये माना जाता है कि पक्षियों में विकसित हो गए थे। ये हमारा बिंदु था, कौन सा बिंदु था, 15वां बिंदु था। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आई है क्या? ये 15वां बिंदु जो मैंने आपको बताया है कि डायनासोर्स जो हैं वो 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो विलुप्त हो गए थे। ये याद रखना, ये डाटा याद रखना है, ठीक है, ये सारा का सारा डाटा याद रखना है। सोचिए जबड़ाहीन मछलियां कब उत्पन्न हुई, 350 मिलियन वर्ष पूर्व। 320 मिलियन वर्ष पूर्व क्या आए थे, कुछ पादप आए थे, है ना, और शैवाल आ गई थी। 350 मिलियन वर्ष पूर्व ही कौन आ गई थी, कुछ ऐसी मछलियां आ गई थी जिनके कैसे थे, पंख कैसे थे, सुदृढ़ थे, मजबूत थे, याद आ रही, हाँ खरपत थी, सुदृढ़ थे, मजबूत थे, जिसकी वजह से वो धरती पर आ जा रही थी। ठीक है, 200 वर्षों तक किसने राज किया, अगले 200 वर्षों तक किसने राज किया था, सरीसर्पों का गोल्डन पीरियड चल रहा था। उस टाइम पर कुछ सरीसर्प कितने 200 मिलियन वर्ष पूर्व कहां चले गए थे सर, पानी में चले गए थे 200 मिलियन वर्ष पूर्व, जैसे इक्थियोसॉरस, याद रखना है। ठीक है, डायनासोर विलुप्त कब हुए सर, 65 मिलियन वर्ष पूर्व। सबसे बड़ा डायनासोर टीरेक्स टायरेनोसोरस रेक्स था। विलुप्त कैसे हुए, दो कारण बता रखे। डन। पक्षी का नाम याद रखना है, नहीं बेटा नहीं याद रखना, इसलिए तो बोल रहा हूं। एक को कहता है, एक कहता है बताओ, एक कहता है मत बताओ, इसलिए जो चीज है एनसीईआरटी उतना बेस्ड याद रखना है। ओके जी। तिवारी जी को क्लास से बाहर निकाल दीजिए यार, कसम से यार, ये मूर्ख बच्चे हैं ये क्लास। सर आप आज तो लिख कर लाए हैं, तुम्हारे 25 जोड़ी जीन होते ना तिवारी जी, तुम्हारे 25 में से -25 जोड़ी जीन काम कर रहे हैं तिवारी जी, सच्ची बात बताऊं। हाँ जी, आगे बढ़े, चलें नेक्स्ट। अब सरीसर्प के बाद किसकी उत्पत्ति हुई, सरीसर्पों के बाद किसकी उत्पत्ति हुई, तो ये चीज दिमाग में फिट करना बेटा। एक सीधा सा परम ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, परम ज्ञान याद रखना। कौन सा ज्ञान दे रहा हूं, परम ज्ञान दे रहा हूं। पाइसीज, यानी पाइसीज एक समूह है जिसके अंतर्गत कौन आती है, मछली। एम्फीबियंस मतलब उभयचर। रेप्टाइल्स सरीसृप। एव्स पक्षी और मैमल्स यानी स्तनधारी। तो इस परम ज्ञान को याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, ये परम ज्ञान है, इसको याद रखना। उत्पत्ति इसी तरीके से हुई थी। मछलियों के बाद कौन आए, उभयचर। उभयचरों के बाद कौन आए, आपके सरीसृप। सरीसृप के बाद कौन आए हैं आपके, सरीसृप के बाद कौन आए हैं आपके इस ऑर्डर में एम्फीबियन, आपके एव्स भी आए हैं और मैमल्स भी आए हैं। ठीक है,
तो ये इस ऑर्डर में याद रखना कि रेप्टाइल्स जो थे ऐसा माना जाता है रेप्टाइल से पक्षी भी आए हैं, रेप्टाइल से स्तनधारी भी आए हैं। ठीक है, तो यही डायनासोर की विलुप्ति का कारण माना गया कि डायनासोर यानी सरीसृप आगे चलकर किस में बदले हैं, पक्षियों में बदले हैं। अब धीरे धीरे इस पृथ्वी पर सरीसृपों के बाद कौन आएंगे, सर स्तनधारी आएंगे। सर पादप कब आए हैं, मेंटलिस्ट सिद्धू जी? ये यहां पर लाइन लिखी थी सिद्धू जी, अफीफा मोहम्मद। दिन में दौरे पड़ते हैं क्या आप लोगों को? मेरे को एक बात बताइए। दौरे पड़ते हैं कि बैठे बैठे कुछ मतलब हो जाता है, कुछ सर्किट हिल जाता है, कुछ डाउन हो जाता है? आज ये मेरा पहला कमेंट है। ओके, सर ने देखा नहीं, बाय 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 बाय। क्या चल रहा है ये क्लास में है? तुम हिल जाते हो पढ़ते पढ़ते, होता क्या है तुम लोगों के साथ में, मतलब क्या है? नहीं मन कर रहा मत पढ़ो, कमेंट क्यों करते हो? कमेंट करने से कुछ मिलता है क्या? हाँ जी, तो ये ऑर्डर याद रखना है बेटा जी आपको। ठीक है, पादपों का ऑर्डर अभी नहीं बता रहा हूं, पहले एनिमल्स का ऑर्डर देखिए, पादपों का ऑर्डर अभी आपको बताऊंगा। तो मछलियों के बाद उभयचर, उभयचर के बाद सरीसृप, सरीसृप से पक्षियों की भी और स्तनधारियों की भी उत्पत्ति हुई है। तो हमने यहां पर बोला है कि भैया सरीसृप जो थे, डायनासोर्स मेनली जो थे, वो विलुप्त हो गए थे 65 मिलियन वर्ष पूर्व। अब इसके बाद कौन आए थे? पक्षी भी आए थे और इसके बाद स्तनधारी भी आए। हमारी एनसीईआरटी ने पक्षियों की उत्पत्ति नहीं बताई है, हमारी एनसीईआरटी ने बोली है स्तनधारी उत्पन्न हुए। सरीसृपों के बाद कौन आए थे? स्तनधारी। पहला जो स्तनधारी जो था, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट स्तनधारी जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे उनका नाम था श्रू, मंजोरू। क्या नाम था? मंजोरू। क्या नाम था? मंजोरू। याद रखना, नाम में क्या है? मंजोरू, यानी जोरू का गुलाम। कौन? मंजोरू। कौन? श्रू। अब ये जो श्रू जो है, ये प्रथम स्तनधारी थे। सर ये कैसे होते हैं दिखने में? बेटा ऐसे होते हैं, ये देखिए। ये कुछ इस प्रकार के छकचुंदर टाइप के होते हैं। इस तरीके के होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं? छछुंदर टाइप के शूज। ठीक है जी, ओके जी, डन। तो ये ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो स्तनधारी आए थे वो कौन आए थे? श्रू आए थे, मंजोरू आए थे। और धीरे धीरे ये जो स्तनधारी जो थे कंपैरेटिवली रेप्टाइल से ज्यादा क्या थे? दिमाग वाले थे। कैसे हैं? थोड़ा सा इनके अंदर कौशलता, इनके अंदर कॉन्शियसनेस, इनके अंदर ब्रेन को यूज लेने की क्षमता जो है कंपैरेटिवली रेप्टाइल से क्या है? ज्यादा है स्तनधारियों में। अब धीरे 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 सरीसृपों की संख्या क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी और स्तनधारी इस पृथ्वी पर अपना जमाते जा रहे थे। यानी एक तरीके से स्तनधारी जो है वो जमीन पर, पृथ्वी पर कब्जा करते जा रहे थे और सरीसृपों की क्या होती जा रही थी? कमी होती जा रही थी। तो अब आप मुझे बताइएगा, मैंने आपको यहां से लेकर यहां तक कितनी बातें बताई हैं? देखिए, यहां तक परसों के लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद अभी तक मैंने अभी आधा घंटा हुआ है, उस आधे घंटे में मैंने आपको, हाँ जी, आधे घंटे में मैंने आपको मात्र 4 बिंदु बताए। और वो ये क्या कि इस दौरान सरीसृपों की बहुत ज्यादा संख्या थी। उस टाइम पे जो बड़े बड़े सरीसृप जो थे वो डायनासोर्स थे, जैसे टीरेक्स जो 20 फुट लंबा होते थे। जो कंपैरेटिवली छोटे होते थे वो किसमें चले गए थे? वो पानी में चले गए थे। और किसमें बदल गए थे? मछलियों जैसे सरीसृपों में बदल गए थे। जैसे एग्जाम्पल याद रखना, इक्थियोसॉरस जो यहां पर लिखा हुआ था। डन, ये बात हमने करी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि भैया डायनासोर जो है वो 65 मिलियन वर्ष विलुप्त हो गए थे, जिसके कारण हमारी एनसीईआरटी ने बता रखे जलवायु वातावरण में परिवर्तन एक कारण हो सकता है, या वो पक्षियों में बदल गए थे, ये भी एक कारण हो सकता है। ये कारण मैंने लिख दिए, इसको आपने नोट्स में नहीं लिखना, ये जस्ट जानने के लिए कि मुख्य कारण क्या है।
तो इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि कई आप में से सिर्फ स्लाइड देखते हैं, लेक्चर देखते नहीं है, इस वजह से फिर आकर क्लास में पूछते ये कैसे हो गया, वह कैसे हो गया। तो ये मेन विलुप्ति का कारण हमारी एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि ये 2 कारण हो सकते हैं। फिर हमारी एनसीईआरटी ने यह भी बोला है कि भैया सरीसृपों के बाद कौन आएंगे, स्तनधारी आएंगे, जो कहीं ना कहीं एडवांस्ड है किससे, सरीसृप से। अब ये जो स्तनधारी जो होते हैं, ये पहला स्तनधारी जिस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ उसका नाम था श्रू, जिसको हम मंजूरू कहते हैं। धीरे धीरे सरीसृपों की संख्या कम होती गई है, खत्म नहीं कम होती गई, और स्तनधारी जो है उन्होंने जमीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यहां तक की बात बताइए। यहां तक की बात क्लियर है? सर कशेरुकियों का हृदय और मस्तिष्क समजात का उदाहरण कैसे है? बेटा आप कशेरुकी हो, घोड़ा भी कशेरुकी है, गधा भी कशेरुकी है, डॉग भी कशेरुकी है, बिल्ली भी कशेरुकी है ना? मछली भी कशेरुकी है, पक्षी भी कशेरुकी है, ये सारे कशेरुकी हैं। हाँ जी, इन सब में हृदय है। हाँ जी, हृदय है मुस्कान, है ना? हृदय है, मस्तिष्क भी है। अब आप मुझे बताओ, मुस्कान आपका मस्तिष्क, पक्षी का मस्तिष्क, मछली का मस्तिष्क, मेंढक का मस्तिष्क, क्या आप और ये सारे जीव सारे के सारे कशेरुकी? लेकिन है तो सारे अलग अलग। एक पक्षी है, तुम स्तनधारी हो, हम स्तनधारी हैं, है ना? एक पक्षी है, एक उभयचर का एग्जाम्पल मैंने लिया, मछली का एग्जाम्पल लेने लिया, अलग अलग कशेरुकी है। लेकिन इन सब के मस्तिष्क किससे उत्पन्न हुए हैं? एक्टोडर्म से। इन सब के हृदय किससे उत्पन्न हुए? मीजोडर्म से। यानी उत्पत्ति अगर देखे जर्मिनल स्तर पर, तो जर्म स्तर जो होती है उसमें एक्टोडर्म से ही सब में उत्पन्न हुए, मीजोडर्म से ही सब में उत्पन्न हुए। ठीक? इच्छाधारी नाग नागिन भी रेप्टाइल्स मैमल का एग्जाम्पल है। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी, यहां तक की बात क्लियर है? चले आगे बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 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 आगे, इनको मौका मिलना चाहिए। आगे 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 आगे, इनको थोड़ा सा वो दे दो बस। सर मस्तिष्क और हृदय में कैसे समानता है? तुम भोंदू हो के तुमको समझ में नहीं आ रहा? तुम क्लास लिया करो मुस्कान, तुम क्लास लिया करो सीरियसली, ठीक है? क्लास को वापस से आज रिपीट करना, दोनों की तुलना नहीं करनी है, दोनों को अलग रखना है। कशेरुकियों का मस्तिष्क अलग एग्जाम्पल, कशेरुकियों का हृदय अलग एग्जाम्पल, कशेरुकियों के अग्रपाद अलग एग्जाम्पल। ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल हैं। पता नहीं क्लास लेते भी हैं कि नहीं लेते, क्लास में आकर पता नहीं क्या करते हैं तुम। हाँ जी, स्तनधारियों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे स्तनधारी इस पृथ्वी पर क्या होते गए थे भैया? बढ़ते गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, कुछ टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक है। चुप बिल्कुल। ये इच्छाधारी नाग नागिन में क्लास से बाहर निकाल दूंगा, समझ आ गई ना? पढ़ लो चुपचाप यहां पर। मजाक के टाइम पे मजाक, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। जब मैं बोलूं मजाक करो, मजाक स्टार्ट करो, नहीं तो मेरी क्लास के बाद में करो। नहीं तो क्लास अटेंड किया करो पूरी की पूरी। चलिए देखिएगा बेटा, यहां पर आप मुझे बताइए इस पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं अभी? इच्छाधारी नाग नागिन कब हुए थे? हाँ जी, इस पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? बताओ बेटा जल्दी से, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप हैं इस पृथ्वी पर? 7 है ना? कितने महाद्वीप है? 7 है, जिसमें से एक दक्षिणी अमेरिका है, एक उत्तरी अमेरिका है,
एक ऑस्ट्रेलिया है, एक एशिया है और यूरोप है। 5 तो मेरे को पता है, इतनी मेरी ज्योग्राफी स्ट्रांग भी नहीं है, आपकी तो मेरे से भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महाद्वीप है। आपको पता है ये पहले 7 महाद्वीप एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम होता था पेंजिया। अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर 7 के 7 महाद्वीप जो है वो एक ही हुआ करता था। कितने बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, ये एक ही हुआ करता था जिसको क्या बोला जाता था? पेंजिया कहा जाता था। धीरे धीरे जलवायु में, वातावरण में, है ना, क्या हुए? परिवर्तन हुए, जिससे ये पेंजिया जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और ये पेंजिया जो है ये महाद्वीपों में बदला। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? इतनी सी बात समझ में आई है क्या कि ये जो महाद्वीप जो थे ये पहले पूरा एक समूह हुआ करता था, बाद में धीरे धीरे ये क्या हो गए? एक दूसरे से अलग हुए। क्या सर ये वापस से मिलते भी हैं क्या कभी? हाँ, मिलते भी हैं। क्या हुआ था समझने की कोशिश करिएगा। ये है मान लो एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। प्लीज समझना, एनसीईआरटी की लाइन समझ में नहीं आएगी और गलत भी दे रखी है एनसीईआरटी में। ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है हमारा साउथ अमेरिका और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। अब आप मुझे बताइए, बाकी की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं एक कंसेप्ट समझाने के लिए, बस इतना सा। इनमें से कौन सा महाद्वीप एक दूसरे से वापस जुड़ने की संभावना रख रहा है? क्या आपको लगता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़ने की संभावना रख रहे हैं? हाँ जी, लग रहा है कि वापस से जुड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया घूम के ऐसे चला जाए, एशिया घूम के ऐसे चला जाए, या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ने की संभावना रख रहे हैं। कौन सा लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि ये कहीं ना कहीं जुड़ने की क्या रखते हैं? संभावना रखते हैं। क्या ये जुड़े? हाँ, जुड़े भी। ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े, ये जुड़े भी थे। क्या सर ये जुड़े भी हैं? हाँ। क्या ये सर जुड़ भी गए थे? बिल्कुल, अलग होने के बाद जुड़े भी हैं। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ भी गए थे। लेकिन जुड़ने से पहले, इधर देखना, जुड़ने से पहले क्या क्या हुआ समझना। हम पहले यहां पर बात करते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर बात करेंगे एशिया की। यहां पर देखिएगा, साउथ अमेरिका में स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई। किसमें? साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका जो है वहां पर स्तनधारी उत्पन्न हुए। कौन से? ऐसे स्तनधारी जो घोड़े, दरियाई घोड़े, और आपके भालू और खरगोश जैसे होते थे। क्या बोला मैंने? मैंने कहा यहां पर साउथ अमेरिका में ऐसे स्तनधारी उत्पन्न हुए जो किसके जैसे थे? सर घोड़ों के जैसे भी होते थे, दरियाई घोड़ों के जैसे भी हुआ करते थे, भालू के जैसे भी, खरगोश आदि इनके जैसे हुआ करते थे। कौन? आपके कौन? स्तनधारी। कहां पर? साउथ अमेरिका। अभी बताऊंगा तुमको, एनसीईआरटी की गलती बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्या एनसीईआरटी में गलती कर रखी बताऊंगा। हेलो,
एक सेकंड रुकना बच्चों। अभी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ जी, हमने बोला साउथ अमेरिका में ऐसे स्तनधारी इवॉल्व हुए, ऐसे स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई जो घोड़े के जैसे, दरियाई घोड़े के जैसे, भालू के जैसे, खरगोश के जैसे होते थे। ये नहीं बोला घोड़े होते थे, दरियाई घोड़े होते थे, भालू होते थे, इनके जैसे होते थे। कहां पर? साउथ अमेरिका में। ठीक है जी। सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका जो थे, कंपैरेटिवली अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, किसकी बात करेंगे? नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में, किसमें? नॉर्थ अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में भी कौन उत्पन्न हुए सर? स्तनधारी। ठीक है। अब यहां पर नॉर्थ अमेरिका में जो स्तनधारी जो हुआ करते थे उनकी संख्या और आकार बड़ा होता था। क्या होता था? इनकी संख्या ज्यादा और आकार कंपैरेटिवली क्या होता था? बड़ा होता था। किसमें? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है जी। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां तक की बात अगर सुन ली, समझ ली। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं। क्या मैंने आपसे बोला कि भैया जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप एक दूसरे से अलग अलग थे तब यहां पर उत्पत्ति हुई स्तनधारियों की। यहां पर जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में जो स्तनधारी थे वो कुछ ऐसे हुआ करते थे, और उत्तरी अमेरिका में जो स्तनधारी जो थे उनकी संख्या यहां से ज्यादा होती थी और आकार भी क्या होता था? कंपैरेटिवली बड़ा होता था। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। एक वर्ड लिखा हुआ है महाद्वीप विचलन। महाद्वीप विचलन का मतलब अपनी जगह से हिलना, ड्रिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब ये दोनों महाद्वीप अपनी जगह से हिले और दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए तो इन दोनों के स्तनधारी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहां के इधर, यहां के जब इधर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो उसको क्या कर देगा? ओवरराइड कर देगा। यानी कौन ज्यादा संख्या में है? सर ये ज्यादा संख्या में है तो ये क्या कर देंगे? इनको ओवरराइड कर देंगे। यानी ये इनकी संख्या जो है, जो यहां पर हुआ करती थी, इनकी संख्या और कम हो जाएगी और इनकी संख्या और बढ़। क्यों? क्योंकि एक तो ये वैसे ही डोमिनेंट तरीके से है, ऊपर से जब दोनों साथ साथ मिल जाएंगे तो इनको जगह भी मिल जाएगी। जगह मिल जाएगी तो ये अपनी प्रभुता ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे और कंपैरेटिवली इनकी संख्या क्या होती जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी रूप से मिल रहे हैं। इनको क्या कर देंगे? ये कम कर देंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? अब जरा ये लाइनें पढ़िएगा, आराम से पढ़ना जो यहां पर लिखा हुआ। साउथ अमेरिका में कुछ मैमल्स यानी स्तनधारी, हॉर्स, हिप्पोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस मीन्स दरियाई घोड़े, ठीक है, और भालू खरगोश जैसे होते थे। यही चीज मैंने आपको बताई, यहां पर ऐसे होते थे। फिर हमने बोला जब महाद्वीप विचलन हुआ, जब ये दोनों साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है ये एक दूसरे से जुड़े तो साउथ अमेरिका के स्तनधारी की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? जो साउथ अमेरिका में जो स्तनधारी है उनकी हो गई कमी, और किसकी संख्या बढ़ गई? नॉर्थ अमेरिका के स्तनधारियों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। अब ये चीज सुनने समझने के बाद जरा एक बार एनसीईआरटी एक बार पढ़ना अपनी हिंदी मीडियम की, फिर मैं तुमको इंग्लिश मीडियम की पढ़ाता हूं। जरा यहां से पढ़ना, यहां से पढ़ना स्टार्ट करना, और यहां तक पढ़ना। इसके आगे अभी ये मत पढ़ना, यहां तक पढ़ना है। पढ़िए जरा एक बार जल्दी से, आराम से पढ़िएगा।
पढ़ लिया बेटा? पढ़ लिया है सभी ने? हाँ जी, पढ़ लिया। तब आप मुझे बताइए, यहां पर आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है? क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है, जरा खुद सोचिए। जब सरीसृपों की कमी हो गई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया, ये हम लोगों ने पढ़ा। यहां पर दक्षिणी अमेरिका स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता दरियाई घोड़ा, भालू तथा खरगोश आदि थे। आपको नहीं लग रहा कि यहां पर इस लाइन में भी अटपटापन है? कि दक्षिणी अमेरिका में स्तनधारी होता था, घोड़े से मिलता जुलता दरियाई घोड़ा है, घोड़े से मिलता जुलता दरियाई घोड़ा, घोड़े के जैसा दरियाई घोड़ा, और भालू और खरगोश ऐसे हुआ करते थे। अब जरा इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी देखिएगा। इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ हॉर्स लाइक हिप्पोपोटेमस। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हॉर्स मिलते थे जो हिप्पोपोटेमस के जैसे हुआ करते थे। हाँ जी, देखिए, देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स, यानी वो मैमल जो साउथ अमेरिका में इवॉल्व हुए, रिजेंबलिंग हॉर्स कॉमा हिप्पोपोटेमस कॉमा बेयर कॉमा रैबिट एक्सेट्रा। साफ साफ लाइन लिखी हुई है क्या कि साउथ अमेरिका में जो मैमल्स उत्पन्न हुए जो वहां पर रह रहे थे वो किसके जैसे हैं? हॉर्स के जैसे हैं, दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटेमस के जैसे हैं, बेयर के जैसे, रैबिट के जैसे, इनके जैसे थे। ओके जी। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी जब महाद्वीप का विचलन हुआ, जब ये दोनों महाद्वीप पास पास आए, व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया, दीज एनिमल्स, कौन से एनिमल्स? ये साउथ अमेरिका वाले, दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। यानी ये जो एनिमल्स जो थे, जो साउथ अमेरिका के जो थे, इनको ओवर रूल किया, इनको ओवर राइड किया, यानी इनके ऊपर प्रभुता दिखाई किसने? नॉर्थ अमेरिका के फौना ने। फौना मीन्स एनिमल्स, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। फ्लोरा मीन्स जो प्लांट से रिलेटेड है, फौना मीन्स जो एनिमल से रिलेटेड है। यानी नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल जो थे वो प्रभावशाली तरीके से किसके ऊपर प्रभाविता दिखा रहे थे? साउथ अमेरिका पे। ये थी इंग्लिश में जो चीज समझानी थी, जो हिंदी में कंपैरेटिवली अगर आप पढ़ेंगे तो गलत लिखी हुई है। ठीक है दोस्त, सो ये चीज याद रखना है। यहां से यहां तक इसमें भी मिस्टेक है। महाद्वीप विचलन के कारण जब दक्षिण में एक दूसरे, तो इन जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया और ये उत्तरी अमेरिकी प्राणियों जगत पर छा गए। उत्तरी नहीं, दक्षिणी। तो मतलब समझ में आ गया, सही कर लेगा इसको। अब क्लियर है यहां पर कौन किसके ऊपर प्रभावी हो गए हैं, ये चीज समझ में आ गई है, कौन छा गए हैं कुल मिलाकर। तो नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका के जो स्तनधारी थे वो छा गए थे। ठीक है, अब यहां तक की बात सुनने समझने के बाद जरा सोचिए, मैंने आपको यहां पर दो प्रकार के कॉन्टिनेंट्स दिखाए। एक मैंने बोला कि दोस्त यहां पर ये दोनों जुड़ गए, तो जुड़ने से क्या हुआ कि सर यहां पर जो थे वो ज्यादा संख्या में थे, आकार बड़ा था, वो प्रभावी ज्यादा मिल रहे थे। यहां पर मिल तो रहे थे लेकिन अप्रभावी हुए। क्यों हो गए? क्योंकि ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट हुआ किसका? शिशुधानियों का। और एशिया में डेवलपमेंट हुआ किसका? मांसाहारी स्तनधारियों का। इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना। एशिया में विकास हुआ किसका? मांसाहारी स्तनधारी का। और ऑस्ट्रेलिया में उत्पत्ति हुई किसकी? शिशुधानी स्तनधारियों की। अब आप मुझे बताइए, आज की डेट में क्या शिशुदानी स्तनधारी मिलते हैं? आज की डेट में क्या? मैं सारी चीजें चेक करके आया हूं, आहा टमाटर, टेंशन मत ले। ऑस्ट्रेलिया में शिशुधानी स्तनधारी मिलते हैं? मिलते? यस। क्या वो यहां पर एशिया में मिलते? नहीं। क्या एशिया में जो मांसाहारी स्तनधारी है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं? नहीं।
क्यों? क्योंकि ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से क्या हैं? अलग अलग है। ये इनमें यहां पर ये एक दूसरे से आकर नहीं जुड़े। अब जब नहीं जुड़े तो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी स्तनधारी क्या जीवित मिलते हैं आज की डेट में? हाँ, मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट नहीं हुआ है। तो इस लाइन से क्या चीज समझ में आ रही है आपको? ये जो एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, ये एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है दोस्त। यहां पर अगर आप 20वां बिंदु पढ़ेंगे कि इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में शिशुधानी की संख्या क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया में शिशुधानी की संख्या क्यों बढ़ गई? क्योंकि उनके शिकारी वहां पर उत्पन्न नहीं हुए। क्या उत्पन्न नहीं हुए? उनके शिकारी वहां पर उत्पन्न नहीं हुए। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। कौन से? सर, मांसाहारी स्तनधारी, जो यहां पर नॉर्थ अमेरिका में थे, संख्या में भी ज्यादा थे, आकार में भी ज्यादा थे। और ये नॉर्थ अमेरिका में भी कैसे हुए थे? स्तनधारी मांसाहारी थे, जिन्होंने यहां पर साउथ अमेरिका के स्तनधारियों की संख्या को क्या कर दिया था? कम कर दिया था और खुद की संख्या बढ़ा ली थी, छा गए थे। ये थी बात जो यहां से यहां तक की लिखी हुई थी। बताइए, यहां से यहां तक की बात में इन 20 बिंदुओं में कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई है? बताइए मुझे, और फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो मेरे भाई, ये 20 बिंदु थे। आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी को रीड करिए। ये देखिए, आइए यहां पर, यहां तक बोला था पढ़ने के लिए, ठीक है जी। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिल गया तो जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और बहुसंख्य हो गए। अब आप खुद सोचिए, महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिला, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से मिला, तो ये जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और बहुसंख्य हो गए। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लें, फिर गलती कर दी ना, यहां पर फिर मिस्टेक दिखा रहा है। कौन से? ये जीव, कौन से जीव? साउथ अमेरिका के उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए। यहां तक तो ठीक है, उत्तरी यानी उत्तरी अमेरिका के जो जंतु उनके दबाव में तो आ गए और बहुसंख्य हो गए। बहुसंख्य हो गए या कम हो गए? हैं? बहुसंख्य हो गए या कम हो गए? तो पूरा लाइन का मीनिंग ही चेंज कर दिया है यहां से यहां तक। आप समझ रहे हैं? पूरा लाइन का मीनिंग चेंज कर दिया है। इसलिए मैंने सिंपल सोबर वर्ड्स में वो लिखा है जो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। अगर आप पढ़ना चाहें, आप आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल शांति से। जो सेंसिबल चीज है वही लिखी है। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन द नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवररिडन बाय द नॉर्थ अमेरिका फौना। डन, इतना सा लिखा हुआ बस, कि जो हम जानते हैं कि साउथ अमेरिका में क्या थे? स्तनधारी थे, और नॉर्थ अमेरिका में भी स्तनधारी थे। नॉर्थ अमेरिका में बता नहीं रखा, इसलिए मैंने आपको रीजन बता दिया कि नॉर्थ अमेरिका में कंपैरेटिवली बड़े भी थे, ज्यादा संख्या में भी थे कंपैरेटिव टू साउथ अमेरिका। जब दोनों के दोनों महाद्वीप जुड़े तो सीधी सी बात है, जिनकी संख्या ज्यादा, जिनका आकार ज्यादा है, उनको जगह ज्यादा मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा जगह घेरेंगे और छा जाएंगे। तो कौन छा गए मेरे भाई? कौन किसके ऊपर ओवरराइड करके कौन ज्यादा संख्या में बढ़ गए? सीधी सी बात है, जो नॉर्थ अमेरिका के थे वो ज्यादा संख्या में बढ़ गए कंपैरेटिव टू साउथ अमेरिका। खत्म। इतनी सी बात समझानी थी, इतनी सी बात मैंने यहां पर लिख दी है, क्योंकि यहां पर बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था। जब मैंने खुद पढ़ा मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा। मैंने इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी से पढ़ा, मेरे को सारी चीज क्लियर हो गई। तो वही चीज ही तो क्लैरिटी के साथ में बतानी थी, तो वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब उसी के नीचे क्या लिखा हुआ है? महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ऑस्ट्रेलिया स्तनधारी जैसे कंगारू जीवित रहे। कंगारू जीवित रह गए। क्यों जीवित रह गए? क्यों? क्योंकि वो महाद्वीप उन महाद्वीपों से अलग हो गए। अब केवल ऑस्ट्रेलिया में किसका उत्पत्ति हुई? सर, यहां पर दूसरे अन्य स्तनधारी जीव कम प्रतियोगिताशाली थे, ज्यादा थे ही नहीं। ज्यादा कौन मिल रहे थे? सर, शिशुधानी मिल रहे थे। इनकी संख्या इसलिए ज्यादा थी क्योंकि कॉन्टिनेंट्स जुड़े नहीं थे। बताइए भाई साहब, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक डन? एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यहां तक की बात क्लियर है? तो आपने, अच्छा, इसके आगे जो चीज लिखी गई है सिर्फ थ्योरेटिकल बातें लिखी गई हैं कि भैया स्तनधारी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। उड़ने वाले भी होते हैं जैसे चमगादड़, तैरने वाले भी होते हैं जैसे डॉल्फिन्स होती हैं, और अंडे देने वाले भी होते हैं जो यहां पर लिखा हुआ नहीं है, प्लैटिपस होते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं।
ठीक है। अब स्तनधारी जो होते हैं वो काफी कैसे होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, बाकी जीवों से क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। तो अब स्तनधारियों में सबसे पहले हम कई सारे स्तनधारियों के विकास की कहानी बताते हैं, जैसे घोड़े के विकास की कहानी, जो यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन पहले जब नीट की प्रिपरेशन करते थे, हालांकि पिछले साल भी मैंने आपको बताया था, घोड़े के विकास की अगर हम कहानी गढ़े तो घोड़े का विकास जो होता है वो जिन जीवों से होता है, वो जीव जो होते थे वो किस आकृति के होता थे, घोड़े के जो पूर्वज जो हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, आपके लोमड़ी जितने हुआ करते थे, है ना। तो वो हालांकि अभी हमारे कोर्स में नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं कर रखा है कि प्लियोहिप्पस, मैरिकिप्पस, ईओहिप्पस, ये सारे वर्ड्स नहीं बता रखे घोड़े के विकास के, लेकिन हां मानव के विकास के बारे में पूरा एक टॉपिक दे रखा है यहां से। कौन सा, मानव विकास, मतलब आगे आएगा। अब बचता है सर ये क्या है, ये जो दे रखा है ये क्या है, ठीक है, ये जो बता रखा है ये क्या है, तो यही है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूभौगोलिक समय अवधि। अब प्लीज इस भूभौगोलिक समय अवधि को थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए, और फिर इसके बाद मानव विकास पढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त करेंगे। देखिए, भूभौगोलिक समय अवधि जो है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, यानी अब से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक का जो समय जो है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, भूभौगोलिक समय कालखंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इतना लंबा समय जो है, जैसे आपके एक वॉच जो होती है, घड़ी जो होती है, उसमें हम, अनीश खान में क्लास से बाहर निकाल दूंगा, समझ में आगे, मेरा दिमाग मत खराब किया करो बेटा, चुपचाप यहां पर बैठ के पढ़ा करो, ठीक है। ये खच्चर है और वो खच्चर है, प्लीज भाई पढ़ लो चुपचाप, नो कमेंट्स, ठीक है। मैं देखता नहीं हूं, मैंने सोचा चुपचाप बैठकर पढ़ेंगे, चुपचाप शांति से, फिर वापस से वही चालू हो जाते हो यार। हाँ जी, क्या बोला बेटा मैंने बोला इस पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, इस उत्पत्ति से लेकर अब तक का जो पूरा समय काल खंड जो चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। अब टाइम की अगर बात करें तो जैसे हमारी घड़ी जो होती है, उस घड़ी में अगर हम टाइम की बात करें तो एक होता है आर, जैसे अगर हम बोले क्या, एक होता है ईयर, ईयर किससे बना होता है, मंथ से, मंथ जो आता है वो किससे बना होता है, सर, डेज से, डेज किससे बने होते हैं, आवर्स से, आवर्स किससे बने होते हैं, मिनट से, यही होता है ना। मिनट किससे बना होता है, सेकंड से, यही होता है ना। सेकंड किससे बना होता है, मिली सेकंड से। तो कहने वाली बात जो थी, कहीं ना कहीं आप टाइम को छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हो, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर रहे हो ना, उसी प्रकार यहां पर ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, यानी सर वीक कहां गया, हाँ वीक, और हाँ ठीक है एक महीना, हाँ वीक रह गया बेटा, एक वो और कर ले, एक मंथ में इतने दिन हैं, तो एक महीने में दिन कर देना, हफ्ता भी लगा ले इसमें, हफ्ता और लगाना है तुमने, है हफ्ता वसूली करोगे पूरी। चलो, तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, जो मीनिंग जो समझना था, वो सिर्फ इतना सा कि तब से लेकर अब तक का जो समय है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक का जो समय जो है, उसको हम छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं। जो सबसे बड़ा भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना क्या, एरा, क्या बोलते हैं, एरा कहते हैं। अब एरा जो होता है वो डिवाइडेड होता है किससे, पीरियड से। पीरियड किससे बने होते हैं, इपॉक्स से। एरा को हम बोलते हैं महाकल्प, पीरियड्स को बोलते हैं कल्प, और इपॉक को बोलते हैं युग। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, हिम युग, वर्ड सुना ना, हिम युग, ठीक है। तो उसी प्रकार याद रखना, एरा क्या होता है, महाकल्प होता है। महाकल्प किससे बना होता है, कल्प से। कल्प किससे बने होते हैं, युग से बने होते हैं, ठीक है। अब सर ये क्यों बता रहे, कोई रीजन है, इसी वजह से समझा रहा हूं। अगर आप इपॉक ना याद रख पाए, अगर आपको ये इपॉक याद नहीं रखना, आप इपॉक रहने दे सकते हैं, आप युग रहने दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का जो डायग्राम दे रखा है ना, भूभौगोलिक समय काल का, उसमें केवल एरा, महाकल्प और कल्प की बात कर रखी है, और वो भी सिर्फ नाम दे रखे हैं, ठीक है जी,
सतयुग, त्रेता युग, हाँ भैया सारे युग तुम्हारे इधर पर वर्ड पर फोकस करो। तो महाकल्प किससे बना होता है? कल्पों से बना होता है। अब कौन से महाकल्प आपने याद रखना है? एजोइक, जिस समय कुछ भी नहीं हो रहा था, केवल केमिकल इवोल्यूशन। आर्कियोजोइक, जिस समय प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स उत्पन्न हुए। प्रोटीरोजोइक, जिस समय इनका प्रोटीरोजोइक यानी प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंट्रेट, एनालिड्स, मोलस्क का उत्पत्ति हुई। क्या ये याद रखना है? नहीं, ये जस्ट दिखाने के लिए था, समझाने के लिए था। इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है। कहां से चीज याद रखनी है? यहां से, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है पैलियोजोइक। ये है कौन? महाकल्प, जिसके ये कल्प बता रखे पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलूरियन और कैम्ब्रियन। ओर्डोविशियन भी नहीं बता रखा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, क्या ना ओर्डोविशियन बता रखा है, ना कैम्ब्रियन बता रखा है, ये बता रखे हैं। कौन से? ये चार, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मन। ये चार क्या बता रखे हैं? कल्प बता रखे हैं। किसके? इस महाकल्प के। अभी रुक जाइएगा। नेक्स्ट, इस महाकल्प के बाद अगला महाकल्प आता है मीजोजोइक। ये नाम बता रखा है, बिल्कुल बता रखा है। और इसके तीन कल्प बता रखे। कौन कौन सा? ट्रायजिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रायजिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। नेक्स्ट, अगला जो है वो सीनोजोइक महाकल्प बता रखा है, जिसके दो कल्प बता रखे हैं, टर्शरी, क्वाटनरी। टर्शरी को हम 3, टर्शरी मीन्स 3 और क्वाटनरी मीन्स 4। अब देखिएगा याद कैसे करनी है चीज, उसको समझते हैं। याद कैसे करनी है चीज, उसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया भैया? मैंने बोला महाकल्प किससे बना हुआ है सर? कल्प से बना हुआ है। यानी कल्प मिलकर क्या बना रहे हैं सर? पीरियड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एरा का निर्माण कर रहे हैं। यानी एरा किससे बना हुआ है सर? पीरियड से बना हुआ है। ठीक है जी। अब इधर देखिएगा, प्रधानमंत्री सेंटर याद रखने के लिए पीएम आवास योजना या प्रधानमंत्री सेंटर। प्रधानमंत्री सेंटर ऐसे याद रखना, प्रधानमंत्री सेंटर। सेंटर के होते हैं ना प्रधानमंत्री। ठीक है जी। तो पी फॉर पेलियोजोइक, एम फॉर मीजोजोइक और सी फॉर सीनोजोइक। कौन कौन सा? पैलियोजोइक, पी प्रधानमंत्री का सेंटर, सीनोजोइक। ठीक है जी, याद रखना है। पैलियोजोइक, 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 मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये हो गए हमारे कौन? महाकल्प। ठीक है जी। अब महाकल्प किससे बने हुए हैं सर? कल्पों से बने हुए हैं। महाकल्प किससे बना हुआ है जनाब? सर कल्प से बना हुआ है। महाकल्प किससे बने हुए हैं सर? कल्पों से बने हुए हैं। मैंने कहा ठीक है जी। अब कौन कौन से कल्प याद रखने हैं? आप सभी जानते हैं। हाँ, पटना मेडिकल कॉलेज ऐसे भी याद रख सकते हैं। पोलन मदर सेल ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, पोलन मदर सेल से। हाँ जी, आप में से एसडी कार्ड कितनों ने चलाया है अपने मोबाइल में? एसडी कार्ड लगाया है? हाँ, पापा मम्मी चाचा। हाँ जी, एसडी कार्ड चलाया है सभी ने? चलो जी। तो वैसे तो आप ऐसे भी याद सकते हैं एसडी कार्ड, है ना, लेकिन मैं दूसरी चीज बता रहा हूं। सुपर डुपर क्लास पार्ट्सर की, सुपर डुपर क्लास पार्ट्सर की। तो ज्वाइन करने के लिए तो ज्वाइन
कीजिए। तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए। तीन से 4 बजे तक। कितने से कितने बजे तक? 3 से 4 बजे तक। तो जाओ क्लास देखो, तो जाओ क्लास देखो, ऐसा भी ठीक है। तो जाओ क्लास देखो 3 से 4 बजे तक। 3 मीन्स टर्शरी, 4 मीन्स क्वार्टनरी। अब बताइए, याद हो जाएगा? नाउ एस क्या है? सेल्यूरियन। हाँ जी। डी क्या है? डेवोनियन। कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ट्राइजिक, जुरासिक, क्रिटेशियस और टर्शरी क्वार्टनरी। हाँ जी, क्या ये याद हो जाएगा? ये याद करना पड़ेगा दोस्त। क्यों सर? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये सारे वर्ड मेंशन हैं। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये सारे वर्ड मेंशन हैं। हाँ जी, डन। तो ये आपके एनसीईआरटी में कहां पर मेंशन है बेटा? यहां पर अगर आप देखेंगे, ये 2 चित्र, सिर्फ चित्र दे रखे हैं, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा, पैलियोजोइक वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक दिख रहा है? पैलियोजोइक में आपके पैलियोजोइक कौन था? महाकल्प था। इस महाकल्प में 4 कल्प दिखा रखे हैं। सुपर डुपर क्लास पार्थसर की, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए तो जाओ ज्वाइन करो। ट्राइजिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टी जे सी, एस डी सी टी। ठीक है जी, सुपर डुपर क्लास पापा की, पार्थसर की, तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए तो जाओ ज्वाइन करो। कीजिए कब? 3 से 4, ट्राइजिक और चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ। तो ये ऑर्डर था, ये करने के लिए था। ठीक है। अब सर क्या ये याद करना है? ये तो याद करना ही है, इसके साथ साथ ये जो चीज जो लिखी हुई है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर इन कालखंडों में हुआ क्या है, इनमें हुआ क्या है। तो ये चित्र याद रखना है, इसमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें याद रखनी है। सबसे पहले यहां पर ये वर्ड आ रहा है क्लोरोफाइटा। देखो ये चित्र आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा जब पादप जगत यानी वनस्पति जगत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर चतुर्थ तृतीय क्या लिखा है बेटा? टर्शरी और क्वार्टनरी। टर्शरी यानी तृतीयक, चतुर्थ मतलब क्वार्टनरी। ये क्या है? महाकल्प के कल्प हैं ये, टर्शरी क्वार्टनरी। ठीक है देवेंद्र कुमार? हाँ जी। अब ये जो चीजें जो है, जो ऑब्वियसली बात है, जो ड्रॉपर्स है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो पहली बार पढ़ रहा है उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में ना आए। इस पृथ्वी पर पहले जो पादप जो आए थे वो कौन से थे? शैवाल थी। ठीक है, जैसे आपकी लाल शैवाल, भूरी शैवाल, फिर उसके बाद आई कौन सी? हरी शैवाल। तो हरी शैवाल जो है उनको हम क्या बोलते हैं? पादपों का, उच्च पादपों का पूर्वज कहते हैं। ये लाइन हम पढ़ेंगे। हरी शैवालों को बोला जाता है क्लोरोफाइसी, वहां से वर्ड आया क्लोरोफाइट्स। तो सबसे पुराने पूर्वज कौन है? क्लोरोफाइट है। बस माही गौतम, बस बस बस। हाँ जी सुरेंद्र रावत सर, पूरा समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ सकता तुम जैसों को। तो थोड़ी सी चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, रोने धोने बैठ जाते, सर हमको समझ नहीं आ रहा है, क्या करें फिर?
तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? 1 घंटे में अगर 60 मिनट हैं तो उसी तरीके से ये कौन है? सर ये महाकल्प है। जो किससे बने हुए हैं? कल्पों से बने हुए हैं। हमने टाइम को डिवाइड किया है फ्रेम्स में, हमने टाइम को डिवाइड किया है भागों में, तो ये नाम है। सर हमको ये समझ में नहीं आई ये नाम। अरे याद कर ले मेरे भाई नाम, इसमें समझाने वाली कौन सी बात हो जाती है? तुमको नाम समझ में नहीं आ रहे हैं भाई? ये नाम दिए गए हैं किसको? टाइम्स को। जो तब से लेकर अब तक का जो टाइम है उसको हमने नाम दिए हैं। हमको ये समझ में नहीं आता। मुगली घुट्टी पियो फिर, तुमको इतनी सी बातें समझ में नहीं आती है तो हर चीज में रोने धोने बैठ जाते हो। हमको ये समझ में नहीं आता, हमको वो समझ में नहीं आता। तुमको कुछ समझ में क्या आता है फिर? तुमको बताओ ये नाम तुमको ये सर अब इसमें समझाऊं क्या समझाऊं? इसमें नाम है तो नाम है, इसमें क्या समझाऊं? इसमें बताओ मेरे को। नाम है ये, तब से लेकर अब तक का जो टाइम जो था उसको डिवाइड किया, बस ये नाम है। क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा कौन है? हरी शैवाल जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। हरी शैवालों से क्या है बेटा? आपके हरी शैवालों के बाद कौन आए थे आपके? हालांकि थैलोफाइट्स के बाद ब्रायोफाइट्स आए थे। कौन आए थे आपके? ब्रायोफाइट्स। अब देखिए यहां से कौन आते हुए आपको दिखाई दे रही है? टेरिडोफाइट्स। कौन आ रहे हैं? हरी शैवाल के बाद कौन आ रहे हैं? टेरिडोफाइट्स। लेकिन आप बोलेंगे सर हम तो ड्रॉपर हैं, हमने पढ़ा है थैलोफाइट के बाद ब्रायोफाइट आए थे। जरा यहां से देखना, इस बीच में एक लाइन यहां से होती हुई जा रही है ऊपर की तरफ, दिख रही है यहां पर? समझना। क्या बोला हमने? हरी शैवालों से कौन आए? सर टेरिडोफाइट। लेकिन सर हम तो ड्रॉपर है, हमने तो पिछले साल पढ़ा था कि थैलोफाइट्स में हरी शैवाल के बाद तो ब्रायोफाइट आए थे। आपने टेरिडोफाइट कैसे कर दिया? मैंने कहा बीच में एनसीईआरटी ने यहां से एक लाइन डाल रखी है, देखिए यहां से ये जाती हुई कि जब यहां पर हरी शैवाल से कौन उत्पन्न हो रहे थे? टेरिडोफाइट्स, जिसमें आपके वर्ड क्या रहे? ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट कहां से है? ट्रैकीड से। ट्रैकीड क्या होता है बेटा जी? आपकी एक प्रकार का संवहन बंडल होता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम होता है ना, तो जाइलम और फ्लोएम में जाइलम का एक भाग होता है ट्रैकीड। तो वो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के अंदर आए थे। तो टेरिडोफाइट जब उत्पन्न हुआ उस दौरान उत्पन्न होते होते पहले इनसे उत्पन्न हुए थे कौन? आपके ब्रायोफाइट। फिर आए थे आपके टेरिडोफाइट, फिर एडवांस टेरिडोफाइट जैसे राइना, जैसे साइलोफाइटन। ये कौन है? थोड़े से हमारे टेरिडोफाइट उच्च कोटि के बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो उच्च कोटि के जो बढ़ते गए थे, जरा देखिएगा यहां पर कौन? स्फेनोप्सिड, गिंगो, ग्नीटेल्स, शाकीय लाइकोपोड्स, पर्णाब, शंकुवास, साइकेड्स, ये जितने भी हैं आपको ये जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जरा जिन पर देखिएगा, जिन पर मैंने लाल 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 कॉलम इस तरीके से दिखाया है, जरा इनको देखना ये कौन से कल्प में आपको ज्यादा दिख रहे हैं? सोचो, ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं, ये जो वर्ड जो है, ये कौन से कल्प में आपको ज्यादा दिख रहे हैं? ये जो नाम है सर, ये हमको दिख रहे हैं जुरासिक में और क्रिटेशियस में। दिख रहे? जुरासिक में और क्रिटेशियस में दिख रहे। आप याद करिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डायनासोर्स सबसे ज्यादा अपनी चरम सीमा पर कौन से कल्प में होंगे? जरा दिमाग लगाइए, जुरासिक में होंगे कि नहीं होंगे? नाम से बेटा मूवी बन गई, कौन सी? जुरासिक। तो इस टाइम पर याद करिए, आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पर कौन ज्यादा थे? टेरिडोफाइट्स। किसकी संख्या बढ़ती जा रही थी? टेरिडोफाइट्स की। और टेरिडोफाइट्स की संख्या बढ़ने के बाद कौन आएंगे? सर जिम्नोस्पर्म्स आएंगे। कौन आएंगे? जिम्नोस्पर्म आएंगे। और जब जिम्नोस्पर्म आएंगे, कौन आएंगे? जिम्नोस्पर्म आएंगे। जिम्नोस्पर्म आएंगे तो लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व कौन खत्म हो गए थे? जरा इस डायग्राम में देखना, लगभग 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 65 मिलियन वर्ष पूर्व कौन विलुप्त हो गए थे? ये लगभग 65, ये मिलियंस में है। 65 मिलियन वर्ष पूर्व लिखा हुआ है डायनासोर विलुप्त हो गए थे। 65 मिलियन वर्ष पूर्व कौन विलुप्त हो गए थे? डायनासोर। जिसका एक कारण यह माना जाता है कि ये टेरिडोफाइट्स और ये जिम्नोस्पर्म की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो इस टाइम पर आपके टेरिडोफाइट्स की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म की भी। अभी तक देखिएगा, जिम्नोस्पर्म के बाद फाइनली कौन आए थे? एंजियोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आए हैं? एंजियोस्पर्म आए हैं। अब एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्विबीजपत्री और फिर होते हैं एक बीजपत्री। और ये हमने उस चैप्टर में भी पढ़ा था कि द्विबीजपत्री पहले आए थे कि एक बीजपत्री पहले आए थे। याद करिए अगर आप में से किसी बच्चे को याद है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म में द्विबीजपत्री पहले आए थे कि एक बीजपत्री पहले आए थे, दिमाग लगाइएगा। हाँ जी, जिम्नोस्पर्म नहीं मेरे भाई, एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। पहले कौन आए थे? डाइकॉट आए थे कि मोनोकॉट आए थे? आंचल यूपी तुम बिल्कुल नहीं पढ़ती हो मेरे भाई, कह रहे मोनोकॉट आए थे। पढ़ो बेटा, क्लास सीरियसली लो। सर वन सीड वाले आए थे, बहुत बढ़िया, वन सीड वाले आए थे। एक बीजपत्री मतलब जिसके अंदर एक सीड है। वेल डन, गजब, हम फोड़ेंगे नीट। एक बीजपत्री मतलब वन सीडेड, जिसके अंदर एक बीज मिलता है वो एक बीजपत्री। मजा आ गया, मजा आ गया ढोंडूलाल। तो पहले कौन आए थे? द्विबीजपत्री। बाद में कौन आए थे? एक बीजपत्री आए थे। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, द्विबीजपत्री के बाद कौन आए थे? एक बीजपत्री आए थे। तो ये चीज याद रखना, इस ऑर्डर में यहां पर विकास दिखाया गया है। ब्रायोफाइट्स के बाद आपके आए हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स के बाद आए हैं आपके जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद आए हैं आपके एंजियोस्पर्म। आपके टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म जो है वो कौन से कल्प में बहुत ज्यादा है? जुरासिक में, क्रिटेशियस में। ये आपके टेरिडोफाइट्स हैं और ये आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है जी, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो याद रखना, पहले कौन आए थे? द्विबीजपत्री। बाद में आए हैं कौन? एक बीजपत्री। याद रख लेना इस चीज को। ठीक है जी, ये है ये डायग्राम। ये बेटर और कब अच्छे से समझ में आएगा? जब हम वनस्पति जगत पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ये ग्नीटेल, साइकेड्स और ये पर्णाभ जिनको हम फर्न बोलते हैं, है ना, और ये बीज पर्णाभी, प्रोजिम्नोस्पर्म, है ना, लाइकोपोडियम, ये सारे वर्ड आएंगे। जूस्टेरोफिलम, ये साइलोफाइटन, ये सारे कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको मिलते जुलते लगेंगे। तो जब हम वनस्पति जगत चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कौन सा वनस्पति, तो उसके बाद मैं आपको ये वापस से दिखाऊंगा याद दिलाने के लिए। सर ये येलो कलर में फूल पट्टी क्या है? सर ये येलो कलर में फूल पत्ती क्या है? कौन सी फूल पत्तियां? ये ऊपर वाली, इसकी बात कर रहा है बेटा। ये पुष्पीय पादप है। कौन है ये? पुष्पीय पादप है जिनमें पुष्प आ गए थे, यानी एंजियोस्पर्म। उससे पहले वाले जो पादप है वो दिखाए गए हैं इस तरीके से। जैसे ये लीवरवर्ट होते हैं, सॉरी ये आपके फर्न होती हैं, फर्न होती है। ये आपके हॉर्स टेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे घोड़े की पूंछ जो होती है उससे निकलते हैं ना, इनको हम हॉर्स टेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये फर्न होती है हमारी। ये हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं दोस्त, जो पानी में के आसपास मिलते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर नेक्स्ट ये वाला जो डायग्राम है ये किस चीज को बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज को बता रहा है। याद रखना, क्या कहीं ना कहीं सरीसर्प जो थे, आरंभिक सरीसर्प जो थे, उनसे दो प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, सेरोप्सिड और साइनोप्सिड। सिर्फ थ्योरी में इतना सा लिखना है, क्या आरंभिक सरीसर्पों से किसकी उत्पत्ति हुई? सौरोप्सिड और साइनोप्सिड की। किसकी? आरंभिक सरीसर्पों से किसकी उत्पत्ति हुई? सौरोप्सिड और साइनोप्सिड की। साइनोप्सिड वो है जिनसे आगे चलकर स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई। सौरोप्सिड वो है जिनसे अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई। बस इस डायग्राम से और कुछ नहीं तुमसे पूछा जाएगा। क्या? प्रारंभिक सरीसर्प जो हैं उनसे दो प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। एक है सौरोप्सिड, एक है सौरोप्सिड और एक है साइनोप्सिड।
एक है सौरोप्सिड और एक है साइनोप्सिड। सौरोप्सिड वो हैं, सौरोप्सिड वो हैं जिनसे आगे चलकर किसकी उत्पत्ति हुई है? डायनासोर्स की। और साइनोप्सिड वो हैं जिनसे आगे चलकर उत्पत्ति हुई है किसकी? स्तनधारियों की। तो याद करिए हमने क्या बोला था कि सरीसर्प आगे चलकर किस में बदले हैं? सर स्तनधारियों में बदले हैं। तो आखिर सरीसर्पों से स्तनधारियों में बदलने के लिए बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक है? हां जी, कौन है? साइनोप्सिड्स हैं। तो साइनोप्सिड्स वो जीव हुआ करते थे जिनसे आगे चलकर किसका विकास हुआ है? साइनोप्सिड वो है। इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो ये जो लाइनें जो बता रही है ना येलो कलर की, देखो इनसे ये बने, इनसे ये भी बने हैं। सौरोप्सिड से आपके डायनासोर्स बने हैं अलग अलग प्रकार के। और साइनोप्सिड जो है वो आगे चलकर, ये रेखा किस चीज को बता रही है? स्तनधारियों के विकास को। सिर्फ इतना सा वर्ड पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। सौरोप्सिड वो जिनसे डायनासोर उत्पन्न हुए, सौरोप्सिड वो जिससे आधुनिक, एक और वर्ड याद रखना, आधुनिक सरीसर्प जो मिलते हैं अभी। सर आधुनिक सरीसर्प जैसे मगरमच्छ हो गया, सर्प हो गया, छिपकली हो गई और कछुआ हो गया और टर्टल्स हो गए हैं, ये जो होते हैं, जो आधुनिक सरीसर्प जो अभी इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं, उनके जो पूर्वज है वो सौरोप्सिड है। स्तनधारियों के जो पूर्वज है वो साइनोप्सिड है। इन दोनों के जो पूर्वज जो थे वो प्रारंभिक सरीसर्प थे, ठीक है। ये चीज याद रखनी। ये नहीं पूछा जाएगा कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायजिक, जुरासिक, यहां से नहीं पूछा जाएगा। हां, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो कि डायनासोर विलुप्त हुए हैं 65 मिलियन वर्ष पूर्व। हां जी, अब 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्या चल रहा था? सर क्रिटेशियस कल्प चल रहा था। जुरासिक में तो सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड था। जुरासिक तो गोल्डन पीरियड था। किस चीज का गोल्डन पीरियड था? सर रेप्टाइल्स का, डायनासोर्स का। उसके बाद में क्रिटेशियस आया और क्रिटेशियस के बाद में फिर ये क्या हो गए जनाब? विलुप्त हो गए 65 मिलियन वर्ष पूर्व। सिर्फ इतना सा ही देखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतनी श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं, अगर कुछ समझते हो तो। बाकी आपकी मर्जी है भैया। तो ये आपके 20 बिंदु थे इस ब्रीफ अकाउंट के, किस चीज के? विकास के। लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है मानव का विकास। मानव का विकास जो है, इस मानव के विकास में कुछ बिंदु हैं, वो फटाफट लिखते जाने हैं। 15 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने मिलियन वर्ष पूर्व? 15 मिलियन वर्ष पूर्व दो प्रकार के प्राइमेट्स खोजे गए हैं। 15 मिलियन वर्ष पूर्व क्या दो प्राइमेट्स हुआ करते थे? कौन कौन से? एक है रामापिथिकस और एक है ड्रायोपिथिकस। एक है ड्रायोपिथिकस और एक है रामापिथिकस। रामापिथिकस जो थे और ड्रायोपिथिकस जो थे, ये कौन थे सर? प्राइमेट्स थे। आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है प्राइमेट्स? क्या ये वर्ड याद आ रहा है? हाँ जी, आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है? शिवानी शुक्ला, आपको ये वर्ड याद आ रहा है प्राइमेट्स? बेटा शिवानी शुक्ला, क्या आपको ये वर्ड याद है प्राइमेट्स? डायनासोर को नहीं मरना चाहिए था। काश आज भी डायनासोर होते, हम अपने घर में पालते। ओ डायनासोर इतकू आई रे। हाँ जी, 15 मिलियन वर्ष पूर्व दो प्राइमेट्स हुआ करते थे। एक थे ड्रायोपिथिकस और एक थे रामापिथिकस, है ना? क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई। प्राइमेट्स कौन होते थे? प्राइमेट्स वो होते थे जिनका दिमागी क्षमता और उनकी मादाओं में आर्तव चक्र होता था, अगर तुमको याद आ रहा हो। ये ड्रायोपिथिकस और ये कौन होते थे? रामापिथिकस, जिसमें रामापिथिकस जो थे वो मानव से, आधुनिक मानव से समानता दिखाते हैं। आधुनिक मानव जो है से क्लोज संबंध दर्शाते हैं। और ये जो है ये आधुनिक कपी जो होते हैं, यानी एप्स जो होते हैं,
ज्यादा समानता दिखाते हैं। कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आई है, जरा मुझे बताइएगा। जो अपने हाथ को 90 डिग्री एंगल तक घुमा लेते हैं वो हैं प्राइमेट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? आ गई है? चलिए फिर, बहुत ही बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। सिंपल सी बात थी। क्या 15 मिलियन वर्ष पूर्व दो प्रकार के प्राइमेट्स मिला करते थे, एक ड्रायोपिथिकस जो आज की डेट में जो कपी जो होते हैं उनसे ज्यादा समानता दिखाते हैं, और रामापिथिकस आज की डेट में हमसे ज्यादा समानता दिखाते हैं। ये जो हुआ करते थे, ये जो प्राइमेट्स, ये दोनों प्राइमेट जो थे, इनका शरीर जो था, इनका शरीर जो था बालों से ढका था, बालों से कवर्ड था। याद रखना, शरीर पर क्या हुआ करते थे? बाल होते थे, और ये चिंपैंजी के जैसे चलते थे, चिंपैंजी के जैसे चलते थे। आपका किसी का कोई सवाल है? वेल डन, बहुत ही बढ़िया। एक्स धाकड़, वेरी गुड। सर क्या एप्स अभी भी पाए जाते हैं? मिसबा, क्या आपने चिंपैंजी नाम सुना है? क्या आपने गोरिल्ला नाम सुना है बेटा? मिसबा, सुना है बेटा? अगर आपने गोरिल्ला नाम सुना है, चिंपैंजी नाम सुना है, ओरेंगुटान नाम सुना है, तो ये सारे, गिबॉन नाम सुना है, तो मेजरली 4 प्रकार के एप्स जो इस पृथ्वी पर अभी बचे पड़े हैं, 4 हैं। एक है गोरिल्ला, एक है चिंपैंजी, एक है ओरेंगुटान और एक है गिबॉन। 1-2 शायद और भी हैं, जो मेरे को 4 याद आ रहे हैं, वो अभी ये हैं। ठीक है, तो रामापिथिकस जो है वो आधुनिक मानव, यानी हमसे ज्यादा समानता दिखाते थे, क्लोज संबंध दिखाते थे। जबकि ये जो है, ये जो अभी जो एप्स मिलते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, उनके ज्यादा समान थे। दोनों में डिफरेंस क्या था? ये अपना ज्यादातर समय जमीन पर रहते थे, ये अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर रहते थे। बस इतना सा डिफरेंस था, और कुछ नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम थे, बस ये थोड़े से जमीन पर आए, ये ऊपर पेड़ों पर लटकते रहे। तो इससे थोड़ी सी समानता ये मिलती है कि हमारे जो पूर्वज जो थे वो किस पर आए? जमीन पर आए, और इनके जो पूर्वज वो पेड़ों पर लटकते रहे। सर भालू भी तो है ना? हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र रावत, भालू भी पूर्वज है बेटा। कपी के अंतर्गत भालू आते हैं बेटा। सर मीजोजोइक के बाद सीनोजोइक आया, ये सत्यम सिंह। पहले एजोइक, फिर आर्कियोजोइक, फिर प्रोटीरोजोइक, जो हमारे कोर्स में नहीं दे रखे हैं, फिर आया पैलियोजोइक, फिर सीनोजोइक, और फिर पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक, फिर सीनोजोइक। अभी करंटली जो महाकल्प चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? सीनोजोइक चल रहा है। सीनोजोइक में कौन सा कल्प चल रहा है? सर सीनोजोइक में जो कल्प चल रहा है उसका नाम है क्या? क्वाटनरी। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। कौन सा चल रहा है? क्वाटनरी, जिसमें अभी किसकी एज चल रही है, यानी गोल्डन पीरियड चल रहा है किसका? ह्यूमंस का, एज ऑफ मैमल्स। ठीक है, क्या है कि यहां पर सुप्रीमेंसी है, यानी मेंटल एबिलिटी इतनी जबरदस्त है ह्यूमंस की कि भालू को क्या कह रहे हैं? ये कपी कह रहे हैं। देख रहे तो, ये पढ़ाई की है इन्होंने, भालू इज कपी। चलिए जी, दूसरे बिंदु पर आते हैं बेटा। दूसरे बिंदु पर आते हैं बेटा। हाँ जी, आप में से कितने बच्चे इथोपिया नाम सुना? इथोपिया, टेंजेनिया, क्या ये नाम सुना? इथोपिया, टेंजेनिया, क्या ये नाम सुना है? अफ्रीका नाम सुना है? अफ्रीका, हाँ जी, टेंजेनिया, इथोपिया नहीं सुना? चलो, अफ्रीका नाम सुना है। तो पूर्वी अफ्रीका में 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व क्या मिले? जीवाश्म मिले।
मानव पूर्वज के जीवाश्म मिले थे। एक काम करता हूं, इसको मैं डायरेक्टली इससे पढ़ा देता हूं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, यहां पर फोकस करना सीधा सीधा। ये मैंने आपको बिंदु पढ़ा दिया है क्योंकि टाइम नहीं है और मेरे को कल से नया चैप्टर स्टार्ट करना है। 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नामक नर वानर विद्यमान थे। विद्यमान का मतलब उपस्थित थे। नर वानर मीन्स प्राइमेट्स। क्या ये पॉइंट बनाकर हम लिख सकते हैं? नर वानर मीन्स प्राइमेट्स। कौन मिल रहे थे? प्राइमेट्स मिल रहे थे, जिनकी दिमागी क्षमता क्या होती है? कंपैरेटिवली नॉन प्राइमेट से ज्यादा होती है। मादाओं में आर्तव चक्र होते हैं। वो 15 मिलियन वर्ष पूर्व मिल रहे थे। कौन? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे, ये मैंने आपको बता दिया है। जो गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे, किसके जैसे चलते हैं? गोरिल्ला चिंपैंजी के जैसे, इस तरीके से, दोनों हाथ पैरों को यूज में लेकर। रामापिथेकस अधिक मनुष्य जैसे थे, किसके जैसे थे? ज्यादा क्लोज्ड थे, किसके जैसे? मनुष्य के जैसे। जबकि ड्रायोपिथेकस जो थे वो वन मानुष जो होते हैं, यानी एप्स जो होते हैं, यानी कपी जो होते हैं, उनके जैसे होते हैं। ठीक है जी। तो भैया वन मानुष और वानर में डिफरेंस क्या होता है? वानर मीन्स मंकीज जो होते हैं उसमें पूंछ होती है, और एप्स जो होते हैं इनमें पूंछ नहीं होती। बस इतना सा छोटा सा डिफरेंस है। इथियोपिया और टंजानिया जगह है में कुछ जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। किसके? मानव के पूर्वजों की अस्थियों के। ये जीवाश्म मानव विशिष्टताएं दर्शाती है, यानी इन जीवाश्मों में मानव के विशेष गुण मिले, जो इस विश्वास को आगे बढ़ाते हैं कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानरगण प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। ये संभवतः 4 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु खड़े होकर सीधे चलते थे। अब यहां से यहां तक की लाइन को अगर मुझे लिखना होता, मैं सीधा लिखता क्या कि इथियोपिया, टंजानिया, पूर्वी अफ्रीका में क्या 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ये जो सारी लाइनें यहां से लिखी गई है इसको हम सीधा सीधा लिख रहे हैं। 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व क्या मिले? जीवाश्म मिले हैं। अब ये जीवाश्म जो है वो किस चीज को बता रहे हैं? मानव के पूर्वज को बता रहे हैं, जो 4 फुट के थे, जो 4 फुट से कम के थे। कितने से कम के थे? 4 फुट से कम के थे। लंबाई उनकी कैसी थी? 4 फुट से कम के थे, और साथ साथ सीधे खड़े होकर चलते थे। सीधे खड़े होकर चलते थे। खत्म, इतनी सी बात। तो क्या मिला भैया? सर यहां पर जीवाश्म मिले। कहां मिले? इथियोपिया, टंजानिया, पूर्वी अफ्रीका, यहां पर विचरण करते थे। 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मिले, जिनकी ऊंचाई 4 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु खड़े होकर सीधे चलते थे। यानी यहां से लेकर यहां तक सिंपल से वर्ड्स में हमने लिख दिया। हाँ जी सर, वो कौन थे जिनके बच्चे 5 से 6 साल की खोपड़ी मिली थी? बेटा वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। वो कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। ठीक है, उस जगह का नाम था टुआंग, और उस बच्चे को क्या नाम दिया गया था? टुआंग बेबी। यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो रहने देते हैं ना। ठीक है, टुआंग बेबी था जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। ठीक है, आगे बढ़े। इसी के आगे लाइन लिखी हुई है, टुआंग बेबी नहीं लिखा हुआ, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही कवर करते हैं। 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथीशियंस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सर ये इंडिया में नहीं थे? नहीं, विदेशों में पैदा हुए, बोले हम इंडिया में अभी नहीं जाएंगे। अभी इंडिया में ना भुखमरी बहुत ज्यादा है, पहले हम अफ्रीका में पैदा होंगे, बाद में इंडिया में जाएंगे। ठीक है, इंडिया में नहीं आए थे बेटा, ट्रेन नहीं थी बेटा आने के लिए। ठीक है मोहम्मद अजहर। ठीक, तो 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहा करते थे। कहां पर? सारा काम तुमको पूर्वी अफ्रीका में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पर हो रहा है? ईस्टर्न अफ्रीका में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूर्वी अफ्रीका में क्या होते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस उत्पन्न हुए थे 2 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो चीज है, इसको हम यहां पर, जो यहां से यहां तक की चीज है, इसको सीधा बिंदु में लिख देते हैं और आगे बढ़ देते हैं। तीसरा बिंदु सीधा 2 मिलियन वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। सिंपल नोट्स बनाना, नीट क्रैक करना है, फालतू की चीजें मत लिखना। 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
क्या करते थे? शिकार के लिए पत्थर का इस्तेमाल, शिकार के लिए पथरीले या पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। लिखा हुआ है यहां पर, पत्थर के हथियार से शिकार करते थे। याद रखना, पत्थर के शिकार के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन खाने में फल खाते थे। अब ये चीज कईयों को समझ में नहीं आती है। खाने में फल खाते थे, फिर शिकार क्यों करते थे? अरे जानवर अटैक करते थे, उससे बचने के लिए पत्थरों के औजारों का उपयोग करके क्या करते थे? शिकार करते थे। ठीक है, तो शिकार करने के लिए शिकार करते थे ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन खाते क्या थे? सिर्फ फल खाते थे। भूल मत जाना, ये मांसाहारी नहीं थे, ये शाकाहारी थे। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो कैसे थे? शाकाहारी थे। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। कितने वर्ष पूर्व? 2 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, ये इतने बिंदु लिखते जाइए और साथ साथ सुनते जाइए। यही चीज आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। देख, 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूर्वी अफ्रीका के अरे ये चीज रह गई थी, पूर्वी अफ्रीका में। कहां पर? पूर्वी अफ्रीका में। कहां पर थे? ये भी पूर्वी अफ्रीका में। याद रखना, 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व 4 फुट से कम साइज के थे, सीधे खड़े होकर चलते थे। ठीक है, और कहां पर थे? पूर्वी अफ्रीका में। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये भी कहां पर है? पूर्वी अफ्रीका में ही उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या कह रहा है? हाँ जी, ये प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते थे। बार बार हिंदी मीडियम में प्रारंभ कर रखा है, इंग्लिश मीडियम में कहीं प्रारंभ नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए यहां से प्रारंभ हटा देना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कहीं पर भी प्रारंभ नहीं लिखा हुआ है। सीधी सीधी लाइनें लिखी हुई हैं। क्या कि भैया यहां पर लिखा हुआ है क्या? देखिएगा, एविडेंसेस, यहां से पढ़िएगा। देखिए यहां से पढ़िएगा, 2 मिलियन ईयर्स, 2 MYA, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, जो पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में इवॉल्व हुए थे, रहते थे। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एविडेंसेस शोज दैट दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स। एविडेंस ये बताते कि वो हंटिंग करते थे, किससे? पत्थर के औजारों से। बट असेंशली एट फ्रूट, बट अनिवार्य रूप से क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे। कहीं प्रारंभ कहीं लिखा हुआ है? इनिशियली कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। पता नहीं हिंदी मीडियम वाले कहां से ये प्रारंभ 2 बार ये वर्ड यहां पर डाल दिए थे। ठीक है जी, तो ये क्या करते थे सर? पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए, किंतु फलों को ही भोजन के रूप में यूज में लेते थे। नेक्स्ट, इसके बाद और अस्थियां खोजी गई। अस्थियां खोजने के बाद क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, पहला मानव जैसा प्राणी के रूप में हमारा जो पूर्वज जो था उसका नाम था होमो हैबिलिस। कौन? पहला मानव जैसा प्राणी। याद रखना, पहला मानव जैसा प्राणी। क्वेश्चन पूछेंगे ना कहां से आएगा? पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। पहला मानव जैसा प्राणी, पहला मानव जैसा प्राणी जो था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कौन है मेरे भाई? होमो हैबिलिस। याद रखना है, कौन है मेरे भाई? होमो हैबिलिस। सर जब फ्रूट खाते थे तो शिकार क्यों किया उन्होंने? कौन है ये? पीसीएस मनीष। बेटा आप में से कोई अगर इसको उत्तर देना चाहे तो प्लीज आप दे दीजिएगा। आपको खुली छूट है ऐसे बच्चों को उत्तर देने के लिए, बिंदास दीजिए इनको। हाँ जी, पहले मानव जैसे प्राणी के रूप में कौन आया भैया? होमो हैबिलिस आए थे। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा वो ध्यान से सुनिएगा। क्या? पीसीएस मनीष ध्यान से सुनना। ये हमारी खोपड़ी जो होती है ना, खोपड़ी, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है। तो खोपड़ी का कुछ एरिया होता है, हाँ जी, खोपड़ी का कुछ एरिया होता है जिसमें हमारे ब्रेन को कैरी करने की क्षमता होती होगी। हमारी ये जो खोपड़ी जो होती है, करोटी जो होती है, जिसके अंदर मस्तिष्क होता है, इसको धारण करने की कोई क्षमता होती है ना? होती है ना? तो ये जो होमो हैबिलिस थे, इनकी मस्तिष्क धारण क्षमता जो थी
ब्रेन कैरिंग कैपेसिटी। कितने बच्चों को ये इंग्लिश का शब्द समझ में आया? मस्तिष्क धारण क्षमता। हिंदी में समझ में आया? हाँ जी, ये थी 650 से 800 सीसी। 650 से 800 सीसी, ये फिक्स्ड डाटा याद रखना है जो यहां पर लिखा हुआ है। 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। सीसी क्या है सर? क्रेनियल कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, और क्रेनियल मींस, क्रेनियल वर्ड कहां से है? करोटी, क्रेनियम। ये खोपड़ी जो होती है इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। तो ये जो खोपड़ी जो होती है इसके अंदर ब्रेन को धारण करने की क्षमता जो है वो कितने सीसी है? 650 से 800 सीसी है। यानी इतना एरिया है ब्रेन को धारण करने का। ठीक है जी, क्या ये याद रहेगा? नेक्स्ट एक और चीज जो याद रखने लायक, और वो ये भी मांसाहारी नहीं थे। मांसाहारी नहीं थे। ये भी क्या खाते थे? फल फ्रूट खाते थे, याद रखना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो पहला मानव जैसा प्राणी जो था वो कौन था? होमो हैबिलिस। क्रेनियल क्षमता जो थी सर, सीसी की फुल फॉर्म क्रेनियल कैपेसिटी बेटा। सीसी मींस क्रेनियल कैपेसिटी, यानी क्रेनियम जो होता है वो हमारी करोटी होती है, इसकी कैपेसिटी किसको धारण करने की? मस्तिष्क को धारण करने की क्षमता क्रेनियल कैपेसिटी कहलाती है। ये मांसाहारी नहीं थे, ये चौथा बिंदु है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पांचवें बिंदु पर आते हैं। अब होमो हैबिलिस के बाद कौन आए? होमो इरेक्टस। अब ये इरेक्टस वर्ड कहां से आया है? इरेक्टस वर्ड कहां से आया है? इरेक्टस का मतलब क्या होता है? सीधे खड़े होकर चलना। एक देखिए, एक ऐसे चलने हैं, चल तो अपने दोनों पैरों पर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या पूरा इरेक्ट है पोस्चर? नहीं सर, थोड़ा सा झुका हुआ है। तो ये वो थे जो इरेक्ट होकर चलना स्टार्ट किए थे, प्रॉपर इरेक्ट होकर चलना स्टार्ट किए थे, इसलिए इनका नाम भी क्या पड़ा? होमो इरेक्टस वर्ड पड़ा था। तो आगे देखिएगा बेटा, यहां पर यहां तक की लाइन मैंने आपको बता दी है। होमो हैबिलिस, जिसकी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच थी, वे मांस नहीं खाते थे, याद रखना। नेक्स्ट अगला जो वर्ड जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व किसकी खोज हुई थी? होमो इरेक्टस की। कहां से खोज हुई थी? जावा। जावा एक जगह का नाम है अफ्रीका में, वहां से खोज हुई थी, जिसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस। क्यों दिया गया? क्योंकि ये सीधे खड़े होकर चलते थे, इनकी क्रेनियल क्षमता 900 सीसी थी। तो 4-5 बिंदु एक साथ याद रखने, किसमें? पांचवें, होमो इरेक्टस। इनका जीवाश्म कब खोजा गया? याद रखना 1991 में। ये स्टार बनाकर 1991 में इनका जीवाश्म किसमें खोजा गया सर? जावा क्षेत्र है, जावा एक जगह है वहां पर। सर सीसी क्या होता है? अभी तो बताया है बेटा। सीसी यानी ये सरकमफेरेंस मान लो, ये एरिया मान लो, ये तुम्हारी हड्डी है कायरा, उस हड्डी के अंदर मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क को धारण करने की क्षमता कि इतना, ये देखो, ये इतना तुम्हारी हड्डी, ये किसी और की हड्डी, ये किसी और की हड्डी। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्रेन ठुस सकता है, यहां और थोड़ा कम ठुस सकता है, यहां थोड़ा और कम ठुस सकता है। तो ये क्षमता है किसको? मस्तिष्क को धारण करने की। हाँ जी ठीक है। तो 1991 में क्या मिला था भैया? जावा एक जगह है, वहां से क्या मिला था? एक कंकाल में एक जीवाश्म मिला था। ठीक है। अब यहां पर एक मिस्टेक आपको दिखेगी, 1891 दिखेगा आपको यहां पर, 1991 की जगह इंग्लिश मीडियम में कहीं दिख रहा है 1891? हाँ ये रहा, क्या दिख रहा है? 1891 दिख रहा है यहां पर। हमारे हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में शायद 1991 कर रखा है, 1891 कर रखा है। हाँ ये रहा, 1991 कर रखा है। प्लीज इसको सही करिएगा, क्या ये 1891 है? हाँ जी,
इसको 1891 करिएगा, 1891 करना है यहां पर, ठीक है। कहां से खोजा गया? जावा से खोजा गया। इनका नाम है होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलते थे ये। इनकी दिमागी क्षमता जो है, क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है, मस्तिष्क क्षमता कितनी है? 900 सीसी है। और इनकी उत्पत्ति ये लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व मिलते थे। अभी क्लास चल रही है? 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 चल रही है, ठीक है जी। 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व ये मिलते थे। मस्तिष्क क्षमता इनकी इतनी थी। 1891 में इनका जीवाश्म मिला था जावा से। इनका नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट, छठा बिंदु। इसके बाद आए थे निएंडरथल मैन। निएंडरथल मानव कौन आए थे बेटा? निएंडरथल मानव आए थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर ये मांस खाते थे, ये मांस खाते थे। क्या खाते थे? मांस खाते थे, जो ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन होना चाहिए। लिखा हुआ है क्या? हाँ, ये लिखा हुआ है। होमो इरेक्टस मांस खाता था, याद रखना है। क्या खाते थे? ये मांस खाते थे, ये मत भूलना। ये स्पेसिफिक वही बिंदु याद रखने जो आपकी एनसीईआरटी में, और कुछ नहीं है। मांस खाते थे। नेक्स्ट, निएंडरथल मानव की बात करते बेटा। निएंडरथल मानव जो हुआ करते थे, इनकी क्षमता इनकी क्षमता कितनी होती थी? 1400 सीसी वाली होती थी इनकी मस्तिष्क की क्षमता। ये लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व कहां पर मिलते थे? पूर्वी और मध्य एशिया में रहते थे। अपने शरीर को खाल से कवर करते थे और अपने मृतक जो होते थे उनको जमीन में गाड़ते थे। तो सीधे सीधे 4 बिंदु याद रखने हैं। कौन कौन से 4 बिंदु है मेरे भाई? निएंडरथल मानव के क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 1400 सीसी इनकी दिमागी क्षमता है, याद रखना है, भूलना नहीं है। निएंडरथल मानव, ठीक है जी। और ये जो है कहां पर में उत्पन्न हुए थे? पूर्वी मध्य एशिया में उत्पन्न हुए थे। 1 लाख से 40,000 साल पहले उत्पन्न हुए थे और शरीर पर खाल का इस्तेमाल करते थे। 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व कहां पर? पूर्वी और मध्य एशिया में। अब देखिए यहां पर एशिया में हुई है इनकी उत्पत्ति, एशिया में। अभी तक अफ्रीका चल रहा था, ये कहां पर आए हैं? एशिया में आए हैं, ठीक है जी। और ठीक है जी। और खाल का इस्तेमाल करते थे, खाल का उपयोग करते थे किसके लिए? शरीर को ढकने के लिए। और मृतक को जमीन में गाड़ते थे, मृतक को जमीन में गाड़ देते थे। ये स्पेसिफिक सीधे सीधे बिंदु याद रखना है। इनकी क्रेनियल क्षमता 1400 सीसी। 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व ये उत्पन्न हुए। कहां पर? पूर्वी और मध्य एशिया में। खाल का उपयोग करते थे शरीर को ढकने के लिए, मृतक को जमीन में गाड़ते थे। क्वेश्चन कहां से बनेंगे? यहीं से बनेंगे, इन्हीं पॉइंट से। सर ये खाल किस चीज की होती थी? मोहम्मद अजहर मेरे को एक बात बता, तू निएंडरथल मानव तो नहीं है? सच्ची मुझे बताना बेटा, खाल किसकी होएगी? एक बात मुझे बताओ। थोड़ा कॉमन सेंस, मतलब नाम की कोई चीज होती है या सब ठोकर मार के आते हो क्लास में? सोचो, मेरे को एक बात बता, ये खाल किसकी होएगी? पेड़ों की होएगी? पेड़ की खाल पहनेंगे?
अरे जिसका शिकार करेंगे उसकी खाल पहनेंगे, वो शिकार कुछ भी हो सकता है ना दोस्त। कमाल है यार मोहम्मद अजहर, तुम तो यार बिल्कुल ही दिमाग से बिल्कुल ही हिले पड़े हो यार, हैं? लास्ट बिंदु, इसके बाद कौन है? होमोसेपियंस अफ्रीका में विकसित हुए, याद रखना, और धीरे धीरे अन्य जगहों पर फैल गए। लगभग 75 से 10,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव का युग पैदा हुआ था। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हम लोगों ने खेती स्टार्ट कर दी थी, कृषि स्टार्ट कर दी थी। ठीक है जी। तो यहां पर लास्ट बिंदु जो है वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो है वो कहां पर विकसित हुए? अफ्रीका में। अफ्रीका में विकसित हुए। कहां पर विकसित हुए? अफ्रीका में विकसित हुए हैं, याद रखना है। ठीक है जी। 75 से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, कितना? 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व हिमयुग में मानव की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? आधुनिक मानव की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट, हम लोगों ने लगभग शिल्पकारी जो है, या मैं बोलूंगा गुफाओं के अंदर चित्र जो होते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप में से कोई एमपी से है तो वो जानता होगा, लगभग 18,000 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक प्रगतिशील ऐतिहासिक, अब हिंदी अगर जानते हो तो थोड़ा सा इन दोनों वर्ड को जोड़िएगा, और दोनों वर्ड को जोड़ने के बाद प्रगतिहासिक इस तरीके से वर्ड बनेगा, जो आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 18,000 वर्ष पूर्व जब हम प्रगति कर रहे थे, तो उस टाइम का जो इतिहास जो था, उस टाइम पर गुफाओं में चित्र, नक्काशी की थी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। भीमबेटका, कितने बच्चों ने नाम सुना? भीमबेटका जो रायसेन एमपी में है। देखा है? आप में से जो एमपी से बिलोंग करते होंगे, देखा है? देखा है भीमबेटका? देखा है? क्या यहां पर मैं लिखूं भीमबेटका? क्या मैं यहां पर भीमबेटका लिखूं या भीमबेटक? क्या मैं यहां पर भीमबेटक लिखूं? हम बेटका वहां पर बोलते होंगे, भीमबेटक बोल देते हैं, भीमबेटक। हाँ जी, क्या मैं यहां पर लिखूं? हाँ, रेवा से। सर हिमयुग का मतलब जब पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ हुआ करती थी बेटा, जब पृथ्वी पर लगभग इस टाइम पर सिर्फ बर्फ हुआ करती थी, उस टाइम पर आधुनिक मानव यानी हम जैसे मानव की उत्पत्ति हुई है। लगभग 18,000 वर्ष पहले हम लोग जो है गुफाओं के अंदर नक्काशी चित्र बनाया करते थे, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये कहां पर है? भीमबेटक रायसेन में है। क्या मैं ये चीज लिखूं? लिखनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि सर हमारी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ ये चीज। यहां पर हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपकी इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। ये देखिए, भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। क्या? भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है
शल्य आश्रय नाम दिया जाता है, भीमबेटका शल्य आश्रय। ये वो जगह है जहां पर मध्य प्रदेश में, जहां पर आप जाकर देख भी सकते हैं। जाइएगा एमपी में, जाइएगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर रेवा में है ना शायद, आई थिंक वहां पर है ना। हाँ जी, डन। लास्ट पॉइंट, लगभग 10,000 साल पहले हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था सर? 10,000 वर्ष पूर्व कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। खत्म, बस इतना ही पॉइंट था यहां पर। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर दी है। यहां पर होमोसेपियंस जो है विकसित कहां पर हुए हैं सर? अफ्रीका में, धीरे धीरे अन्य महाद्वीपों पर फैलते गए हैं, अलग अलग जातियों में विकसित हुए हैं। 75 से 10,000 वर्ष के दौरान जब हिमयुग चल रहा था, यानी बर्फ ही बर्फ मिल रही थी, उस टाइम पे आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव के प्रगति का इतिहास कैसे पता लगता है? कि गुफाओं में चित्रों की रचना से पता लगता है, जो लगभग 18,000 वर्ष पूर्व हुई थी। एग्जाम्पल लिखना, हिंदी मीडियम में नहीं लिखा हुआ है। भीमबेटका जो रायसेन में है, कहां पर है? एमपी में है। कृषि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हम लोगों ने आरंभ कर दी थी, और उस टाइम पे बस्तियां बनाना भी शुरू कर दी थी मानव ने। बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। लास्ट बिंदु, और वो ये, जल्दी से मुझे बताइए, मानव के इतिहास या विकास की अगर मैं बात करूं तो मानव के विकास की कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोगों ने किस चीज में विकास किया है? तो बेटा हमने 3 चीजों में विकास किया है जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है। कौन कौन सा? एक हमने अपनी भाषा में, एक हमने अपने कौशल में यानी स्किल्स में, और एक हमने अपने आत्मबोध में। ठीक है, इन 3 चीजों में हम लोगों ने विकास किया है। यहां से प्रश्न बन सकता है, हाँ सर क्या ये एनसीईआरटी में लिखा है? बिल्कुल लिखा है। कहां लिखा हुआ है? मानव विकास से पहले वाली जो लाइन जो थी, जो मैंने बोला था कि यहां पर ये जो लाइन रह गई थी, यहां पर लिखा हुआ था। अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, क्या मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है। इसके पास भाषा, कौशल और आत्मबोध या स्व चेतना, यानी अपने ही बारे में गहन चिंतन करना, स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स हम लोगों ने डेवलप की? हमने भाषा डेवलप की है। ये सारा डेवलपमेंट जो है, ये मनुष्य के इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट बातों को दर्शाता है। ये पूरा चैप्टर इतना ही था जो हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करी है। ठीक है, माफ करना मेरे बच्चे, जिसने भी ये कहा था कि सर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मत लिया करो, 2 घंटे के बाद क्लास डाउनलोड नहीं होती है, बस खत्म हो गया है। ठीक है, डन। कल इसी चैप्टर के कल क्वेश्चंस कराऊंगा 12 बजे। कल 12 बजे आना, कल इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बार कल 12 बजे आइएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी कल मिलेंगे शाम को नए चैप्टर के साथ में। कौन सा चैप्टर? इस क्वेश्चन के चैप्टर भी, इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, रीजन बीइंग सिंपल, क्योंकि कल मैं भी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ना। उसके बाद मैं आपको आज की स्लाइड के साथ ही दे दूंगा, मिलेंगे आपको आज की स्लाइड के साथ में, लेकिन पहले कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं, उसके बाद मिल जाएंगे। ठीक है जी, डन। चलो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, जय प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के साथ में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड डे।